एंड जेन स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है हॉन्टेड हाउस बाय एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। यकीन जानिए ये पूरी पोयम आप अकेले पे मत देखिएगा और अंधेरे में तो एकदम मत सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये पोम आपको गूज़बम्प्स दे देगी। सच में ये एक बहुत ही स्केरी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक पोयम है और आपको महसूस करा देगी कि देयर आर घोस्ट। हाँ, ये पोएम आपको यकीन दिला देगी कि आपके और मेरे आसपास हर वक्त घोस्ट मौजूद हैं। तो क्या आपने भूतनाथ पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमिताभ बच्चन घोस्ट बने होते हैं और एक लड़का होता है बंकू? जरूर। तो एक अच्छे घोस्ट की कल्पना करिए, एक ऐसा घोस्ट जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, मार काट नहीं करता है, हाँ बुरे काम नहीं करता है, ऐसे घोस्ट की ये पोम है। तो चलिए लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पोम खत्म कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉन्टेड हाउसेस। घर तो आप जानते हैं एक ऐसी जगह है जहां मैं और आप चैन से रहते हैं। जो व्यक्ति घर में रह रहा है घर उसका, और अगर मर जाता है तो भी घर उसका। नहीं समझे? आइए पोम से स्टार्ट करते हैं। ऑल हाउसेस वेयरइन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउस। वो घर जहां इंसान कभी पैदा हुआ और मर भी गया तो भी वह घर हॉन्टेड है। सर ये हॉन्टेड शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज विजिटेड बाय घोस्ट। जहां पर भूतों का आना जाना हो उसे कहते हैं हॉन्टेड। तो ये घर हॉन्टेड बन जाते हैं जहां इंसान जन्म लेता है और वहीं पर मरता है। क्यों हॉन्टेड बन जाते हैं और क्या करते हैं, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। थ्रू दी ओपन डोर्स दी हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड ग्लाइड। तो ये घोस्ट करते क्या है? ये घोस्ट जिसको हम फैंटम्स कह रहे हैं, और हार्मलेस फैंटम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। याद रखिएगा, ये डरावने वाले भूत नहीं है, दूसरों का खून चूसने वाले, यहां बुरे काम करने वाले भूत नहीं है, बल्कि ये हार्मलेस घोस्ट हैं। हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, या उनसे बड़े हमारे बड़े दादा दादी हैं। तो ये वो घोस्ट है जो हमारे घर पे लौट के आते हैं। कब आते हैं? जब ये मर जाते हैं। जिस घर में पैदा हुए थे उसी घर की यादें उन्हें खींच लाती हैं। तो थ्रू द ओपन डोर्स, जब दरवाजे खुले होते हैं तो यह दरवाजों से अंदर आ जाते हैं। ये हमारे घोस्ट हमारे पूर्वज हैं, हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, एंड ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड। और ऐसा लगता है कि ये कोई डेली का टास्क कर रहे हैं। एरेंड मतलब होता है काम करना। तो जैसे नित्य घर में हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, वैसे ही ये घोस्ट जो कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, जिनकी डेथ हो गई है, वो वापस आते हैं और आते हैं ग्लाइड करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो मूव करने से कोई आवाज नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत स्लाइटली एंड स्मूथली मूव करते हैं। और उनके चलने से जो उनके फीट है, दैट मेक्स नो साउंड अपॉन द फ्लोर। इसीलिए वो आवाज नहीं करते हैं और हमें क्या होते हैं, सुनाई भी नहीं देते हैं, बट वो हमारे आसपास रहते हैं। अब हम कैसे, मैं और आप कैसे उनके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, अब इस पैसेज में समझ में आएगा। वी मीट देम। तो मैं और आप जो लिविंग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं वो उनसे मिलते हैं। कहां मिलते हैं? हम उन्हें दरवाजे पे मिल लेते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो हम उनसे टकराते हैं? नहीं, अभी बताऊंगा, साबित करूंगा। ऑन दी स्टेयर, सीढ़ियों पर हम उनसे टकरा जाते हैं, और कभी कभी तो रास्तों पर। जब घर के पैसेज में वो मूव कर रहे होते हैं घोस्ट, तो हम उनसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कैसे महसूस होता है? दे कम एंड गो। वे जब भी आते और जाते हैं हमसे मिलते हैं। हमारे घोस्ट हमसे मिलते हैं। वो कैसे होते हैं? वो इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस की तरह होते हैं। हाँ, कभी कभी एक हवा का झोंका तुम्हें लगता है, तेज हवाएं तुम्हें लगती हैं, कभी किसी पैसेज में मिलती है, कभी डोर के एंट्रेंस में आपने दरवाजा खोला और तेज हवा अंदर आई। समझ जाइए वो घोस्ट है, वो आपके पूर्वज है जो आपके घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो घोस्ट एक एयर की तरह, एक न महसूस करने वाला, आप देख नहीं सकते। याद रखिएगा, आप इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली आप उसको देख नहीं सकते हैं, बट वो एयर के ब्लो की तरह आपकी बॉडी को छूते हुए अंदर चले जाते हैं। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। तो वो आपके घर में टू एंड फ्रो मूव करते हैं। आप उसका सेंस कर सकते हैं, बट आप उनको देख नहीं पाएंगे। यू कैन फील बट यू कैन नॉट सी देम। वैसे है घोस्ट ये। देयर आर मोर गेस्ट एट द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। तो अगर डाइनिंग का टाइम चल रहा है, पार्टी चल रही है घर में, और आपने बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया है, पर जितने गेस्ट आप इनवाइट करते हैं उससे ज्यादा गेस्ट घर पे होते हैं। आपको नहीं दिखते हैं, आपको नहीं सुनाई देते हैं, पर आपके घर में वो घोस्ट आपके गेस्ट के रूप में आपके घर पे रहते हैं। और जब आपके कमरे, द इल्यूमिनेटेड हॉल, जो आपका हॉल है जो जगमग कर रहा है रोशनी से, क्योंकि पार्टी है, क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो द इल्यूमिनेटेड मतलब जहां बत्तियां जल रही है, लाइटेड हॉल इज थ्रॉन्ग्ड विद द क्वाइट।
तो वहां पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थ्रॉन्ग मतलब क्राउडेड होता है, बट फिर भी वहां उस क्राउडेड रूम में भी कौन है? एक क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट है। तो एक नहीं है, अनेक घोस्ट हैं वहां पर जो कि शांति से उस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। वो इनऑफेंसिव है, याद रखिएगा, यहां पर घोस्ट हार्मलेस है, इनऑफेंसिव है, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये घोस्ट वहां मौजूद होते हैं आपके घरों में, एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो घोस्ट को सिमिली के रूप में बताया गया है कि दे आर लाइक द पिक्चर्स। अब आप घर में आइए, क्या पिक्चर्स आपसे बात करती हैं? नहीं। तो उसी तरह से ये घोस्ट भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, और ये घोस्ट वहां हर वक्त रहते हैं, उनका प्रेजेंस रहता है, पर वो प्रेजेंस साइलेंस में, क्वाइटनेस में, इसीलिए दे आर रिप्रेजेंटेड एज पिक्चर ऑन दी वॉल। और अब देखिए ये पैरा आपको एक कहता रोंगटा खड़ा कर देगा आपका। हाँ, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैरा क्या कहता है? द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म आई सी। तो यहां पर स्पीकर कह रहा है कि जो मेरे साथ बैठा एक व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति जो मेरे साथ बैठा है फायर साइड के पास, फायर साइड मतलब जानते ही हैं, जहां पर आग जलती रहती घर में ना, तो ठंडे प्लेसेस मतलब जानते ही लोग आग जला के बैठे होते हैं। तो मेरे बगल में बैठा जो स्ट्रेंजर है वो नहीं देख पा रहा है शेप्स को जिनको मैं देख पा रहा हूं। अब आप समझ गए ये जो स्पीकर है वो कौन है? जी हां, ये स्पीकर खुद एक घोस्ट है। तो यहां पे जो कहानी नरेट हो रही है, यहां पे जो पोम चल रही है, नरेट हो रही है, वो एक घोस्ट नरेट कर रहा है। तो घोस्ट खुद महसूस करता है कि जो लिविंग पर्सन है वो शेप्स नहीं देख सकता, वो फॉर्म्स नहीं देख सकता, क्योंकि इंसानों को घोस्ट नहीं दिखाई देते हैं, पर घोस्ट को घोस्ट दिखाई देते हैं। तो ये कहता है जो घोस्ट मैं देख सकता हूं, जो शेप्स मैं देख सकता हूं, वह इंसान जो जिंदा है वह नहीं देख सकता है। नॉर हियर द साउंड आई हियर, और न तो वह आवाजें सुन सकता है जो मैं सुन सकता हूं। याद रखिएगा, घोस्ट के पास सुपर नेचुरल पावर्स होते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं जो आप और मैं खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और वही चीज वह सुन भी सकते हैं जो आपके और मेरे कान सुनने के लायक नहीं है। तो कहता है he but perceives what is। यहां ही कौन है? यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति, यहां ही है वो लिविंग व्यक्ति जिसके लिए वो कहता है स्ट्रेंजर। तो घोस्ट बताता है, घोस्ट यहां नरेट कर रहा है इस पोम को, और कह रहा है कि मेरे बगल में बैठा एक लिविंग व्यक्ति, एक जीवित व्यक्ति, वो परसीव कर सकता है, वह महसूस कर सकता है क्या है, व्हाट इज। तो ही कैन सी व्हाट इज प्रेजेंटली, जो अभी चल रहा है करंट सिचुएशन में, यही देख सकता है जो कि आप और मैं भी कर सकते हैं। अभी तुम मुझे देख रहे हो करंटली, क्योंकि तुम और मैं दोनों लिविंग हैं। हाँ, तुम मेरी आवाज भी सुन सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, और वो जो अभी तुम्हारे स्पीकर से आ रही है। तो एक लिविंग व्यक्ति वही देख पाता है जो करंट में है। क्या हम पास्ट देख सकते हैं? क्या हम पुरानी आवाजें सुन सकते हैं? जवाब है नहीं। पर यहां पर देखिए घोस्ट क्या कहेगा अपने बारे में, वाई अनटू मी, मतलब इट्स नॉट विद मी, आई कैन सी, मतलब अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, घोस्ट के ऊपर ये लाइन अप्लाई नहीं होती है। क्या? कि वो बीती हुई बातों को भी देख सकता है। ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। उसे तो वह सब कुछ जो बीत चुका है वह सब कुछ क्लियर और विजिबल है, दिखाई भी दे रहा है और एकदम साफ साफ सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि घोस्ट के पास सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं। यहां पर घोस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास कोई टाइटल डीड नहीं है। टाइटल डीड क्या होता है? जिससे पता चलता है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट, जैसे आप जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आपके क्या है? टाइटल डीड। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास किसी हाउस की, किसी लैंड की अब टाइटल डीड नहीं है। आप तो जानते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी ओनरशिप अपने आप उसके डिसेंडेंट्स को मिल जाती है, उसके हायर को मिल जाती है। तो इसी तरीके से जब वो जो मैन मर गए हैं, अर्थात हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो डेथ हो गई है उनकी, तो उनकी टाइटल डीड से ऑब्वियस सी बात है उनका नाम हट करके उनके हायर का नाम आ जाता है। तो वो कह रहे हैं घोस्ट कि हमारे पास अब कोई भी ओनरशिप नहीं है लैंड की, हमारे मरने के बाद ओनरशिप चले जा चुकी है। जो चीज घोस्ट है, जरा इनका एक टेरिबल सिचुएशन सुनिएगा क्या होने वाला है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अर्लियर डेट्स, ये पहले इस प्रॉपर्टी के, इस हाउस के ओनर थे। अर्ली डेट्स मतलब पहले जब वो जिंदा थे। बट अब क्या हो रहा है? फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। और आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन, एक सीन इमेजिन करिए कि कब्र से जो हमारे डिसेंडेंट्स हैं, ओल्ड फोरफादर्स हैं, उनका हाथ बाहर निकल रहा है और वो हाथ धूल से, डस्ट से सना हुआ है, और वो आगे बढ़ रहा है क्या पाने के लिए? यही हाउस पाने के लिए। तो वो इस प्रॉपर्टी को, इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, वो यही रहेंगे, इसी घर में रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। कौन? हमारे एंसेस्टर्स जो पहले थे जिंदा, अब वह जिंदा नहीं है, वो घोस्ट के रूप में हमारे घरों में है। आप कई बार आपको महसूस होता है कि बगल वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, नहीं? कभी पर्दे हिलते हुए नजर आते हैं, कभी कोई गेट अपने आप खुल जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो उनकी मौजूदगी है। इसका मतलब है कि वो घोस्ट के रूप में आपके घर में मौजूद है।
एंड होल्ड इन मॉट मीन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। तो ये घोस्ट क्या करते हैं? ये घोस्ट आज भी होल्ड करते हैं अपना इस प्रॉपर्टी में। उन्हें लगता है कि ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जायदाद उन्हीं का है और उसको कभी ना छोड़ने वाला इनएलिएनेबल पोजेशन, मतलब हमेशा के लिए अपने अंडर में रखना चाहते हैं। इसीलिए मरने के बाद भी वह घर को त्यागते नहीं है। वो इसी घर में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। कभी पैसेज में मिलते हैं, कभी स्टेयर्स में मिलते हैं और कभी यूं ही मिल जाते हैं। आइए आगे देखते हैं इस पोम में आगे कुछ और ऐसा एलिमेंट है जो आपको चौंका देगा। ध्यान से सुनिएगा आप। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस। याद रखिएगा, मैं और आप जो जी रहे हैं जिस दुनिया में, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ सेंस, क्योंकि मैं और आप अपने सेंसेस से उन्हें महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? इस पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हैं। आंख, नाक, कान, टंग, याद है स्किन। तो ये 5 सेंसेस हमारी लिविंग दुनिया का यस पहचान है। और ये स्पिरिट वर्ल्ड क्या है? ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। तो हमारे इस सेंस वाली दुनिया में, इस जीवित लोगों की दुनिया में चारों तरफ घोस्ट और स्पिरिट्स हैं। लिखा है ना, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट। तो कौन फ्लोट कर रहा है हमारे चारों तरफ? हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर की तरह ये वर्ल्ड ऑफ घोस्ट है। वर्ल्ड ऑफ घोस्ट हवा के रूप में हमारे चारों तरफ है और हम इसे देख नहीं पाते। एंड एवरीवेयर, और हर जगह ये स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, ये जो घोस्ट की दुनिया है, ये हर जगह है और पास करती है टू द अर्ली मिस्ट। तो ये आते कहां से हैं? ऐसा माना जाता है जहां धरती पे कोहरा है, मिस्ट, घना कोहरा छाया हुआ है, हाँ फॉगी जहां पर है, मतलब समझ लीजिए, और जहां पे वेपर्स हैं, जहां पर मॉइस्चर है, वेपर है, वहां पर ये क्या करते हैं? ये पाए जाते हैं। वहीं से ये मूव करके धरती में आ जाते हैं। मतलब ये एयर में मौजूद रहते हैं घोस्ट, और जहां पर डेंस फॉग होता है जिसे मिस्ट कहते हैं, यहां वेपर्स होता है, वहां से ये क्या करते हैं? देखिए, वहां से मूव करते हुए धरती के अंदर आ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेंस। तो इस तरीके से हर जगह मौजूद है। अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथरियल एयर। तो एक तरह से समझिए, ये दूसरी दुनिया जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है, हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड है, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, हमारे एयर में मौजूद है। देखिए लिखा है एथरियल एयर, मतलब होता है अदर वर्ल्डली एटमॉस्फेयर। तो हम अपनी ब्रेथ में जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, उसके अलावा ये भी एक एयर है, एयर के रूप में हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो आप कल्पना करिए कि आप जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आप जो फॉगीनेस देख रहे हैं, क्लाउड देख रहे हैं, समझ जाइए वहां पर सब जगह यही मौजूद है। वहां पर ये घोस्ट के रूप में मौजूद है। अवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपोइस। अब यहां पर हमारे लिए है, हम लोग हैं, हमारी लाइफ जो है, मेरी और आपकी लाइफ जो है, वो एक बैलेंस्ड में है। कैसा बैलेंस? देखिए, मैं और आप हर वक्त एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये बैलेंस बनाते हैं। आइए देखिए क्या चीज का बैलेंस बनाते हैं। बाय अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। 2 चीजें हैं हमारे पास, कुछ पाने की लालसा, चाहत है, और कुछ इच्छाएं हैं। तो कुछ इच्छाएं पूरी हो पाती हैं और कुछ सिर्फ इच्छाएं बनी रह जाती हैं। तो ये इनका बैलेंस हमारी लाइफ में हर वक्त चलता रहता है। मतलब आओ मैं एग्जांपल से बताता हूं और तुम्हारे एग्जांपल से बताता हूं। तुम्हारी इच्छा है नंबर सबसे बेस्ट आए, तुम चाहते हो कि क्लास में तुम टॉप कर जाओ, 95 प्लस मार्क्स आ जाए, तो ये तुम्हारी तो डिजायर है, ये व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। बट दूसरा चीज है, तुम्हारा मन भटकता है एंजॉयमेंट करने का, मस्ती करने का, मूवी देखने का, मोबाइल में रहने का। तो ये 2 अपोजिट चीजें हैं हमारे साथ एक साथ चल रही है। एक जो हमें एंजॉयमेंट दे रहा है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है, जहां पर मस्ती हो रही है, जो हमारा दिल करता है, और एक वो जो हम चाहते हैं। 2 अलग अलग चीजें हैं। हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? बचे रहते हैं। हाँ, कह सकते हैं बटे रहते हैं। हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपके और मेरे साथ हर वक्त यही चल रहा है। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट। तो ये हमारी जो फीलिंग है, इंस्टिंक्ट है, हमारा जो नेचुरल हर चीज के प्रति रिएक्शन है, वो इंजॉय करना चाहता है। मैं और आप हर वक्त क्या करना चाहते हैं? एक लाइफ को इंजॉय करके जीना चाहते हैं जीना जियो तो मौज से जियो। यस और नो? आप ऐसे ही कहेंगे कि मैं और आप बाय नेचर एंजॉय करना चाहते हैं, जीवन मजे से जीना चाहते हैं कि लाइफ का हर पल एंजॉय करें। बट हमारी जो डिजायर्स है, जो ऊंचा बनने की कामना है, वो हमें एंजॉय करने से रोकती है। ये रही दूसरी लाइन वो। एंड मोर नोबल इंस्टिंक्ट एस्पायर। तो हमारी जो एस्पिरेशंस है, हमारी जो एम्स है, हमारे जो एम्बिशन है, हमें एंजॉय करने से रोकते हैं। देखिए, हम एंजॉय चाहते हैं, पक्का है ये बात, आप और मैं चाहते हैं मस्ती करें, एंजॉय करें, मेहनत भी ना करना पड़े और हर वक्त खुश रहें। पर क्या होगा हमारी ड्रीम्स का? क्या होगा हमारे एम्स का? भाई एम्स को पाने के लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा, तो एंजॉयमेंट छोड़नी पड़ेगी। इन दोनों का बैलेंस आपको और मुझको पूरे जीवन भर करना है। मैं और आप हर वक्त इसी बैलेंस से गुजर रहे हैं। इस वक्त आप पोएम जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपके लिए एक मेहनत है, एक तैयारी है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं बोर्ड में बेस्ट रिजल्ट लाना। तो हो गया ना, एंजॉयमेंट में
मस्ती मजाक में और एम पाने में बैलेंस बनाने का। यही बैलेंस हर वक्त चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दीज परम्यूटेशंस, तो हमारे माइंड में, मेरे और आपके, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे, याद रखिएगा, जब तक मैं और आप जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ चिंताएं हमेशा रहेंगी। कहते हैं ना, मानसिक चिंता हमारे दिन में हमेशा भरी रहेगी। तो मेंटल डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशंस, तो ये परम्यूटेशंस किस बात का परम्यूटेशंस? पाने का और जो हमारी इच्छा है ना, जो हमारी इच्छा है, चाहत है हमारी, उसको पाने का और एंजॉयमेंट करने का, दोनों के बीच में एक झगड़ा चलता रहेगा। दिस परपेचुअल जार, यहां परपेचुअल जार क्या है? हमारी इमॉर्टल सोल। हमारा जो बॉडी है वो जरूर मर जाता है, याद रखिएगा, बट हमारी सोल जो है वो कभी नहीं मरती है। तो ये हमेशा क्या करती रहती है हमारी सोल? ध्यान दीजिएगा, अभ्यास लाइन शुरू हो रही है। इमॉर्टल सोल ऑफ द अर्ली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई। हमारी सोल की जो चाहत है अर्थ से चीजें पाने की, हमें मटेरियल चीजें चाहिए, हमें जिंदगी को खुश रखने की बहुत सारी अर्दली चीजें चाहिए। घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या कहते हैं, मोबाइल चाहिए। तो हम बहुत सारे अर्दली वांट्स, वो वांट्स जो धरती पे मिल सकता है, और हमारे एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो होप्स हैं वो बहुत ऊंचे हैं। हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं, पाना, एम बहुत हाई करना चाहते हैं, बट एंजॉयमेंट भी चाहते हैं, वर्ल्डली वांट्स को पूरा करना चाहते हैं। तो ये सब डिजायर हमारे दिमाग में लाता कौन है? कभी सोचा आपने? आइए इसका जवाब भी है इस पोएट के पास। कहता है ये सब आपके दिमाग में जो फितूर है, ये जो आपके दिमाग में ये जो खुरापात है, कौन भरता है? इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। कहते हैं ना कि आपके नक्षत्र आपके को काबू करते हैं, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे रंग रूप को सब कौन काबू कर रहा है? कोई ना कोई तारा है तुम्हारा। हाँ, कोई ना कोई, कहते हैं ना, नक्षत्र है। तो वो नक्षत्र अनसीन नक्षत्र है, एक अनसीन तारा है, एक अनडिस्कवर्ड कोई प्लेनेट है जो आसमान में है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे अंदर बदलाव ला रहा है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो इंस्पिरेशंस हैं, उसके अंदर नित्य नए चेंज ला रहा है। इसी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसी वजह से मैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं। तो कौन परेशान कर रहा है? हमारे मेंटल पीस को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये सितारा, ये एक अनसीन, न दिखने वाला, एक न खोजा गया, आज तक जिस प्लेनेट को हमने खोजा नहीं है, एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। वैसे आप सुने होंगे ना, शनि की महादशा है, राहु का काल चल रहा है, कभी सुना है ऐसा? तो वही उसी सितारे की तरह एक सितारा है, एक कहते हैं मनु दिशा है हमारी, जो कंट्रोल्ड हो रही है फ्रॉम हेवन। एक अननोन, एक अनडिस्कवर्ड, अनसीन स्टार है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है ना। सोचिए, अब ये स्टैंजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। As the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light. यहां पर मून इज ऑलवेज हैज बीन रिप्रेजेंटेड एंड इन द इवल, है ना। मून का हमेशा ही कह सकते हैं कि डार्कनेस से और इवल से संबंध रहा है। हाँ, आप किसी भी कह सकते हैं इवल या डार्क मूवी का या घोस्ट की मूवी का बात करेंगे तो उसमें मून का सीन जरूर होगा। तो मून लाइट को यहां कंपेयर कर रहा है, एक पर्सोनिफिकेशन कर रहा है उसका, कि जैसे मून जो होता है ऐसा लगता है कि मानो क्लाउड्स जो उसे रोके हुए थे उसको वो पार करके अपनी लाइट्स थ्रो कर रहा है। तो द मून अपीयर्स फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स, और ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइट्स जो थ्रो कर रहा है वो लाइट नहीं है बल्कि ब्रिज है। हाँ, ब्रिज, एक पुल है, फ्लोटिंग पुल है जो आसमान से धरती तक आ रहा है। ऐसा इमेजिन करिए कि मून की लाइट समुद्र में एक ब्रिज की तरह है, एक फ्लोटिंग ब्रिज की तरह मून की लाइट समुद्र में पड़ रही है। तो अब आप सोचिए, वाटर जहां फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है, तो शिमरिंग लाइट है ना, मून की लाइट कैसा नजर आती है? आइए देखिए। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आवर फैंसीज क्राउड। तो हमारे मन, हमारे विचार से कंपेयर करते हुए ये लाइन है। हमारा जो माइंड है हर वक्त कुछ ना कुछ ड्रीम करता रहता है, कुछ ना कुछ फैंसीफुल सोचता है, कुछ ऐसी चीजें जो संभव है या नहीं भी है। हम ऐसे बहुत सारी इमेजिनेशन सोचते हैं। उसी तरह से ये मून की लाइट भी है। ये मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में समुद्र में पड़ती हैं और वहां पे क्या करती रहती हैं? वो मूव ऑन करती हैं, शिमर करती हैं, ट्रेम्बल करती हैं, और ऐसा लगता है कि इनटू द रियल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट, ये हमारे रीजन ऑफ मिस्ट्री को, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजनेस को, और रात को क्या करती है? लगता है कंबाइन कर रही है। लगता है इन दोनों के बीच में ये ब्रिज है। मून की लाइट एक ब्रिज के रूप में काम करती है, मिस्ट्री को, मतलब सेंस ऑफ स्पिरिट को और सेंस ऑफ अर्थ को, जिसे हम अर्ली लाइफ कह रहे हैं, दोनों को कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों के बीच का ब्रिज है ये मून की लाइट, जो समुद्र में पड़ती हुई नजर आती है, वहां वो शिमर करते हुए नजर आती है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। अब मून को प्लेस क्या बोल रहा है? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। देखिए, मैंने कहा था ना, मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट है, जो कह सकते हैं एक अर्थली एनवायरमेंट को एक नॉन अर्थली एनवायरमेंट से कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट कौन है? वर्ल्ड ऑफ घोस्ट। तो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से आती हुई रोशनी वो है मून की लाइट। वो जब ऊपर से डिसेंड कर रही है, ऊपर से फॉल कर रही है, तो वो ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्ट कर रही है। किसको? वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट को कनेक्ट कर रही है विद द वर्ल्ड ऑफ सेंस। ठीक है, घोस्ट के वर्ल्ड को हमारे लिविंग वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है, कनेक्टिंग इट विथ दिस। ओवर
whose unsteady floor। और जब हम यहां रहते हैं, हम जहां वर्ल्ड ऑफ सेंस में रहते हैं, मतलब मैं और आप जो देख पाते हैं, लिविंग वर्ल्ड में रह पाते हैं, वो एक अनस्टेडी प्लेस है। हमारी धरती एक अनस्टेडी प्लेस है, समुद्र के फ्लोर की तरह है। आप कल्पना करिए, समुद्र की लहरें हर वक्त मोशन में रहती है, वैसे ही हमारा धरती भी है, हर वक्त मोशन में रहती है। दैट स्वेज एंड बेंड्स, हर वक्त वो क्या करती है, स्वे एंड बेंड करती रहती है। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड ऑफ अर्थ है, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है, जो हर वक्त मूव करती है, साइड टू साइड मूवमेंट चलता रहता है, मानो कि समुद्र की लहरें हैं। तो समुद्र की लहरें आसमान से उन पे पड़ने वाली लाइट, कल्पना करिए, और ये लहरें हर वक्त चंचल है, मूव कर रही हैं। और हम उस अर्थ में हैं जहां हमारे हर समय नए विचार आ रहे हैं। हमारे जो नए नए थॉट्स, नए नए विचार आ रहे हैं, वो एक डार्क प्लेस से ऐसा हुआ होते हुए आ रहे हैं, जहां पर जिसका कोई एंड नहीं है। एक ऐसी प्लेस है जो बॉटमलेस प्लेस है, जहां कोई एंड ना नजर आ रहा हो। वहां से हमारे थॉट्स क्या हो रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं। सो अवर थॉट्स आर एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले हमारे दिमाग में आइडियाज, फैंसीफुल थॉट्स आ रहे हैं। इवन हम जब ड्रीम भी करते हैं, तो वो ड्रीम में भी जो हम चीज देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे कल्पना, हमारे फैंसी की वजह से है। और ये सब कुछ हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑफ लाइट, द ब्रिज ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम द मून टू द अर्थ। सो आई एम वेरी श्योर, अगली बार जब आप मून देखेंगे और अगली बार आप जब घर में अकेले होंगे, तो आप मेरी इस पोम को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर अकेले में रहे होंगे और ये पूरी पोम सुन रहे होंगे, तो आपको आपके आसपास कुछ सुनाई दे रही होगी, कहीं पर्दे हिल रहे होंगे, दूसरे कमरों से कुछ आवाज आ रही होगी। तो घबराइएगा नहीं, ये एक हार्मलेस इनोसेंट स्पिरिट है, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पोम, द ग्लव एंड द लायंस। हाँ, ये पोम आपको एक साउथ इंडियन मूवी या एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगेगी। और यकीन जानिए, ये बहुत ही सिंपल पोम है, और इस पोम को आपको अब जस्टिफाई करना होगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि अंत सुन करके, इसका क्लाइमैक्स सुन करके आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है। और ली हंट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर रहे हैं, और इन्होंने कई सारे जर्नल्स को पब्लिश भी किया है। और ये एक बहुत ही सिंपल और येट एक कह सकते हैं टचिंग पोम होगी। और मैं चाहूंगा कि आप पूरी पोम को सुनिए, और आपको एक एक लाइन के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्लव एंड द लायंस। किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो कहानी शुरुआत होती है, हाँ मैंने कहा ये पोम एक कहानी के रूप में है, तो इसकी शुरुआत होती है राजा किंग फ्रांसिस से, जो कि एक हार्टी किंग है। हार्टी वो किंग होता है जो हमेशा खुश मिजाज रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और कह सकते हैं कैसा राजा जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है, वार्म एंड फ्रेंडली फीलिंग वाला राजा है किंग फ्रांसिस। और क्या पसंद है जानिए, राजा को पसंद है एक रॉयल स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट क्या है, शेरों की लड़ाई, लायंस की फाइट देखना उसे बहुत पसंद है। आज राजा का वो फेवरेट दिन है जब राजा अपने ही लायंस को एक एरिना में, एक पिट में फाइट करता हुआ ऊपर से देख रहा है, और साथ में बैठे हैं उसके कोटियर्स और नोबलमेन्स। तो वन डे हिज लायंस फॉट सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट। तो राजा खुश है, आज अच्छे मूड में है, क्योंकि उसे ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा कि ये क्योंकि हिस्टोरिक एक स्टोरी है, तो उस समय राजाओं के लिए ये एक कह सकते हैं फाइटिंग देखना, स्पेशली एनिमल्स की फाइट देखना, एक बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट रहा होगा। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड। तो राजा के इस गेम को, इस रॉयल स्पोर्ट को देखने राजा अकेले नहीं है, साथ में उसके नोबल्स हैं, मंत्री हैं, कोटियर्स हैं, और लेडीज भी हैं। और लेडीज प्रॉपर मेकअप में, प्रॉपर तैयारी में आई हुई हैं, इन देयर फुल गेटअप आई हुई हैं। तो एक खूबसूरत सा नजारा है, सारे लोग इस रॉयल स्पोर्ट को देखने आए हैं। एंड अमंग्स देम, उन नोबल्स में से अमंग्स देम सेट काउंट डी लॉर्ग। काउंट डी लॉर्ग नाम का एक नोबलमैन भी है। क्यों इसकी चर्चा हो रही है जरा समझिएगा। तो काउंट डी लॉर्ग राजा का एक नोबलमैन है, और विथ वन फॉर हुम ही साइड। ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर, ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर क्या करता है, आहें भरता है, साहे करता है, और वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की राजा को नहीं पसंद कर इस काउंट डी लॉर्ग को पसंद करती है। एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग, गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। क्या शो चल रहा है, एक लायंस के फाइट का शो चल रहा है, जिसमें लायंस एक दूसरे को मारने, काटने के लिए, खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस शो को देखना अपने आप में एक कंप्लीट शो है, कह सकते हैं डिवाइन शो है, क्योंकि राजा ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आप जानते हैं कितना लेविश तरीके से राजा करते हैं। और क्या है, वेलर एंड लव। इस पोम का ही थीम भी है एक्चुअली, वेलर एंड लव, मतलब ब्रेवरी एंड लव। अ किंग एंड अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो। तो आप इमेजिन करिए, राजा ऊपर से और उसके नोबलमैन ऊपर से देख रहे हैं, नीचे पिट में, एरिना में ये फाइट चल रही है, इन डेडली बीस्ट की, इन डेंजरस बीस्ट की फाइट चल रही है। आइए क्या होगा आगे। हाँ, ये शॉर्ट पोम है, 4 पैराग्राफ में ही फिनिश हो जाएगी। रैम्ड एंड रोर्ड द लायंस, द हॉरिड लाफिंग जॉस। तो लायंस आपस में टकरा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं,
और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। देखिए, विथ हॉरिड लाफिंग जॉज। यहां पर लायंस के जॉज के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बड़े बड़े, आप देखते ही होंगे शेर के मुंह बड़े होते हैं और जब वो दहाड़ते हैं तो शायद आपके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गेव ब्लोज लाइक बीम्स। तो ये लायंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं अपने पाव से। पाव मतलब पंजे होता है। दे बिट कर रहे हैं, ग्लेयर कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे गुर्रा रहे हैं। ब्लो करना मतलब हिट मारना एक दूसरे को, जैसे कि बीम ऑफ लाइट की तरह तेज रफ्तार में क्या करना, दूसरे एनिमल को अपने पंजे मारना। एंड अ विंड वेंट देयर पावर्स। और जब वो पंजे मार रहे हैं तो एक हवा सी, तेज सी हवा क्या हो जा रही है, उनके पंजों से लग के गुजर रही है। तो एक बहुत ही लिवली, एक बहुत ही हॉरिबल, फेरोशियस फाइट चल रही है, डेडली फाइट चल रही है और सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। विथ बेलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर। अब आप इमेजिन करिए, लायंस झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, दबा रहे हैं। स्टिफल करना मतलब होता है किसी की गला घोट देना, किसी को दबा देते हैं ना, सप्रेस कर देते हैं, उसे कहते हैं स्टिफल करना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं, एक दूसरे को रोल कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। बेलोइंग मतलब होता है रोल, कूद जाना एक दूसरे के ऊपर। तो लायंस एक दूसरे पे कूद रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लायन को वो स्टिफल कर रहे हैं। दे रोल्ड ऑन वन रूल से सम ग्राउंड। और सोचिए, इमेजिन करिए, शेर एक दूसरे के ऊपर रोलिंग कर रहे हैं। टिल ऑल द पिट विद सैंड। तो वो पूरी पिट, जहां पे ये एरिना, जहां पे ये लायंस फाइट कर रहे हैं, वहां पर पूरी पिट में धूल उड़ रही है क्योंकि लायंस झगड़ रहे हैं एक दूसरे से फेरोशियसली। एंड मेन वाज इन थंडरस स्मूथ। तो लायंस के जो मेन होते हैं, आप जानते हैं, शेरों की जैसे ना कहते हैं हैवी हेरी बॉडी होती है उनकी, तो जो नेक के रीजन में जो बाल होता है उसे मेन कहते हैं। तो उनके जो बाल है, जो बॉडी के नेक वाले रीजन में बाल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। वो धूल से सन गए। इट इज कवर्ड, स्मूदर मतलब होता है कवर्ड, और इट इज ऑल कवर्ड, धूल से सना हुआ है। द ब्लडी फोम अबव द बार्स। और जहां ये लायंस पिट में फाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्लडी फोम सा, खून के एक फोम सा, झाग सा क्या हो रहा है, कम विस्किंग थ्रू द एयर। इन लायंस के फाइट से जो खून निकल रहा है इनके शरीर से, वह खून विस्पिंग की तरफ से अर्थात फोम के रूप में क्या हो रहा है, इस बार से बाहर जा रहा है। तो आप इमेजिन करिए क्या डेडली सीन होगा, कितनी डेडली तरीके से लायंस एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। और मैंने कहा, राजा के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया एक रॉयल स्पोर्ट है। अब देखिए क्या कहेगा किंग। सेड फ्रांसिस, जो राजा फ्रांसिस वहां बैठा हुआ है, देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर देन देयर। मतलब राजा ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम सब सेफ हैं, हम वहां पिट पे नहीं है, लायंस के बीच में नहीं है, तो हमारा भी यही हाल होता। तो वी आर सेफ, वी आर बेटर हियर अवे फ्रॉम दी लायंस। अब ये लाइन हर्ट कर जाएगी। किसको हर्ट कर जाएगी? ये लाइन हर्ट कर जाएगी द लेडी हु इज इन लव विद द काउंट डी लॉर्ग। एक ब्यूटीफुल लेडी है, आइए देखें। डी लॉर्ग्स लव या डी लॉर्ग्स लव कौन है, मैंने बता दिया, वो लेडी जो डी लॉर्ग को बहुत प्यार करती है। ओवरहर्ड द किंग, वह इस बात को सुन लेती है राजा की कि हम यहां बेटर हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं, लायंस के पिट से अवे बैठे हुए हैं, हम सेफ हैं। A beauteous lovely dame, dame मतलब होता है यंग लेडी। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी यंग लेडी है with smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same। तो यह लेडी हमेशा इसी रूप में रहती है, अर्थात खूबसूरत अंदाज में रहती है, हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है और कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी है। ऑलवेज दी सेम है, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। She thought the count my lover is brave as brave can be। अब यहां पे लेडी से एक मिस्टेक होने वाली है। लेडी अपने लवर के बारे में, काउंट डी लॉर्ग के बारे में सोचती है कि मैं अपने लवर की ब्रेवरी को प्रूव करना चाहती हूं। उसे लगता है कि मेरा लवर जो है वो ब्रेवों में सबसे ब्रेव है, यहां बैठे सारे लोगों में वो सबसे ब्रेव है। और क्या करेगी देखिए, ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू शो हिज लव फॉर मी। और लेडी को यह यकीन है कि काउंट डी लॉर्ग, उसका लवर, उसके लिए कुछ अनोखा, कुछ वंडरस मतलब सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग करेगा जो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। देखिए क्या करने वाली है। किंग, लेडीज, लवर्स ऑल लुक ऑन, सब देख रहे हैं, सारे लोग वहां बैठे हैं और सब देख रहे हैं। द ओकेजन इज डिवाइन, ये जो ओकेजन है वो डिवाइन है। डिवाइन तो वैसे गॉडली होता है, पर यहां मतलब है यहां रेयर इवेंट है। ये बहुत ही रेयर मौका है। और क्या मौका है? ये प्रूव करने का कि काउंट डी लॉर्ग मुझसे बेहद प्यार करता है। लेडी ये प्रूव करना चाहती है। अब देखिए क्या करेगी। आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो अब लेडी अपने हाथ में जो पहने ग्लव्स होती है, उस ग्लव को क्या करती है, उस पिट में गिरा देती है, उस लॉयन के पिट में गिरा देती है जहां लायंस फाइट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो अपना प्यार दिखाने के लिए वो काउंट डी लॉर्ग को क्या करती है, एक तरह से चैलेंज करती है कि तुम मुझे अपना प्यार साबित करके दिखाओ। कैसे? मेरे गिरे हुए ग्लव्स को वापस लाओ। देख लीजिए, एक बहुत ही डेंजरस काम है। सोचिए, लायंस आपस में मार काट रहे हैं एक दूसरे को और उसमें अपने लवर को भेजना। आइए देखते हैं। She dropped her glove to prove his love and then looked at him and smiled। लेडी को इतना ही काम करना है, ग्लव गिराना है और अपने लवर जिसका नाम है काउंट डी लॉर्ग, उसकी तरफ देखना है और मुस्कुराना है। जानते हैं अब लवर को भी अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। ही बोर्ड, ही कौन है यहां पर? काउंट डी लॉर्ग। तो काउंट डी लॉर्ग वो करेगा, वो मतलब झुकेगा। एंड इन अ मोमेंट, और एक पलक में लीव्ड अमंग द लॉयंस वाइल्ड। एक पलक झपकते ही क्या कर जाएगा, उन शेरों के बीच कूद जाएगा, पिट में बिना डरे कूद जाएगा।
द लीप वॉज क्विक, लीप मतलब होता है जंप, एक छलांग मारेगा और रिटर्न में वॉज क्विक, और सच से दूसरी इस छलांग में क्या करेगा, वो शेरों के बीच से वापस आ जाएगा। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस। साथ में क्या ले आएगा, अपने वो ग्लव ले आएगा। तो लेडी का ग्लव वो एक पलक झपकते ही क्या करेगा, लाइन से बीच जाएगा, ग्लव पिक करेगा और लीप बैक कर जाएगा और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे ट्विस्ट है। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। यहां पे काउंट द लॉर, यहां पे काउंट द लॉर, लेडी को ग्लव हाथ में नहीं दे रहा है कि मैडम पहन लीजिए, बल्कि ग्लव उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। कह रहा है ये ले, हाँ मेरे अंदाज में उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। आप समझ जाइए वो इंसल्ट कर रहा है लेडी की, सबके सामने उसने उस लेडी काउंट दी लॉर्ड ने उस लेडी जिस जो से प्यार करती थी उसको इंसल्ट कर दिया, उसके चेहरे पे फेंक दिया। और देखिए अब यहां पे किंग क्या बोलेगा, बाय गॉड सेड फ्रांसिस। राजा जो अभी तक देख रहा था ये सीन, देखिए क्या बोल पड़ेगा, राइटली डन, तुमने बहुत सही किया। ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट। राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा सही किया है काउंट दी लॉर्ड, तुमने सही काम किया है। ये जो ग्लव है तुमने अच्छा किया लेडी के मुंह पे फेंका, ताकि लेडी को क्या हो, उसकी गलती का एहसास हो। देखिए क्या कहेगा किंग फ्रांसिस, नो कोथी नो लव, मतलब ये प्यार नहीं है लेडी की तरफ से, या एक्शन सच्चा प्यार नहीं हो सकता, बट वेनिटी हो सकता है। सेट लव अ टास्क लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अपने लवर की जान खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ क्या प्रूव करने के लिए, अपना घमंड, अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए, अपना सच्चा लवर को प्रूव करने के लिए उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए वेनिटी, वेनिटी मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। तो ऐसा काम देना अपने लवर को जहां उसकी जान भी जा सकती थी, हाँ काउंट दी लॉर्ड की जान भी जा सकती थी अगर लाइंस उसने झपट जाते तो इस तरीके से राजा इसको डिसअप्रूव करता है, ना पसंद करता है और काउंट दी लॉर्ड के एक्शन को सही कहता है। So this brings to the end of the poem। जब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के न रहने पर हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या हम कल्पना कर सकते हैं उनके बिना जीना, और उनके न रहने के बाद हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर ये पोम है व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। माया एंजेलो एक ब्लैक अमेरिकन है और इन्होंने बचपन में भी बहुत सारे ट्रॉमा और त्रासदी झेली है। एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है, इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मैल्कॉम एक्स के साथ मिलकर के सिविल राइट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स लिखी हैं। अपने फ्रेंड और सिविल राइट एक्टिविस्ट जेम्स बेल्विन के डेथ पर माया एंजेलो ने ये पोम लिखी व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ये पोम इन्होंने रिसाइट भी की थी उनके फ्यूनरल पर। और अब ये पोम की एक एक लाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए पोम की एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझते हैं डिटेल में। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, ये एक मेटाफोरिकल पोम है जिसमें ट्रीज के फॉलिंग इन द जंगल को कंपेयर किया गया है लॉस ऑफ द ग्रेट पीपल। दोनों में कॉन्ट्रास्ट है और क्या है वो इस डिटेल में समझेंगे। तो जब एक बड़ा विशाल वृक्ष जंगल में गिर जाता है तो क्या होता है, दूर पहाड़ों पर, डिस्टेंट मतलब फार अवे, तो दूर पहाड़ों पर जो रॉक्स होते हैं वो भी कांप जाते हैं। शडर मींस शेक करना। और लायंस हंकर डाउन इन दी टॉल ग्रासेस, शेर जो जंगल का राजा होता है वो भी पेड़ के गिरने पर डर जाता है, झुकता है टॉल ग्रासेस के नीचे। और हाथी जो अपनी ऊंचाई, अपनी शक्ति, अपने बड़े शरीर के लिए जाना जाता है, वो भी लंबर करने लगता है। लंबर मतलब होता है मूव स्लोली करता है सेफ प्लेस में जाने के लिए। तो सारे ताकतवर चीज प्रकृति की हिल जाती है, कांप जाती है अंदर तक किसी बड़े ट्री के गिर जाने पर। तो और क्या फर्क पड़ता है, जब ग्रेट ट्रीज गिरती हैं जंगलों में तो छोटी चीजें भी अर्थात स्मॉल एनिमल्स भी, स्मॉल इंसेक्ट्स भी, वो सब भी क्या करने लगते हैं, रिकॉइल कर जाते हैं, अर्थात वो कम बैक। जैसे कि कोई चीज बाहर निकल गई हो और वो अचानक पीछे आ जाए तो उसे कहते हैं रिकॉइल करना। तो श्रिंक कर जाते हैं, एक जगह करके बैठ जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं। एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है इन स्मॉल लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास भी। इनके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। अब ये फील नहीं कर पाते हैं, डरना तो दूर की बात है, मतलब फियर के बियॉन्ड का सेंस जो है ये इनके साथ महसूस होता है। और क्या होता है देखिए, तो जब ट्रीज की बात करते, ट्री की फॉलिंग की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे किसी महान व्यक्ति के मरने पर। कभी आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ऐसा रिलेटिव जो आपको बहुत चाहता था, उसके डेथ होने पे हम कैसा महसूस करते हैं। इमेजिन करिए महात्मा गांधी, बापू, जब उनकी डेथ हुई तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक अजीब सी शांति आ गई, एक बड़ी सी खामोशी आ गई। और दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया रुकी नहीं। यही इस पोम का एक मेन मैसेज भी है। तो जब कोई महान व्यक्ति मरता है तो हमारे आसपास की हवा लाइट, रेयर और स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब होता है जो लाइफलेस हो। ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे रूम से सारी एयर सक कर ली है और हम वैक्यूम में हैं। किसी महान व्यक्ति के, किसी अपने के चले जाने पर हम ऐसा महसूस करते हैं। हमारी आंखें देखती हैं पर हमारी दृष्टि क्लियर नहीं होती है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। हम देखते हैं तो सिर्फ दर्द और सिर्फ तकलीफ भरी अंडरस्टैंडिंग से, यह जानते हुए कि अब वो नहीं मिलेगा जो हमारे बीच से चला गया। हम सांसें लेते हैं तो थम के लेते हैं, रुक के लेते हैं, स्लो ब्रीथ ले पाते हैं। और तो और हमारी मेमोरी
हमारी याददाश्त अचानक तेज हो जाती है। सही सुन रहे हैं, हम शार्पन्ड मेमोरी वाले हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, पर हमारी मेमोरी सिर्फ हमारे जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति मेमोरी शार्पन हो जाती है। हम उनके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या पल बिताए, तो उनके साथ बिताए लम्हों को हम याद करते हैं कि हमने उनके साथ कैसा वक्त बिताया। और तो और इट ग्नॉस ऑन द काइंड वर्ड्स अनसेड। ग्नॉ शब्द का मतलब होता है रिमाइंड पेनफुली। वैसे तो हमको एक दर्द भरी एक फीलिंग आती है अपने अंदर कि हमने जो उनके साथ बात करनी थी, जो हमें अच्छे शब्द उनको कहने थे, हम नहीं कह पाए। और याद आता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उनके साथ वॉक पर जाने का, हमने प्रॉमिस किया था जो उनके साथ समय बिताने का, वह समय अब नहीं मिलेगा। यह दोनों ही मौके हमने खो दिए, कुछ कहने का और अपनी उनके साथ समय बिताने का। यह दोनों मौके हमने खो दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट सोल अब जा चुकी है। तो व्हेन ग्रेट सोल डाई एंड अवर रियलिटी बाउंड टू देम, तो हम जो उनके साथ अटैच्ड थे, हमारा सेंसेस उनके साथ जुड़ा हुआ था, टेक्स लीव ऑफ अस। अर्थात हम रियलिटी में इसको मानने से मना कर देते हैं। जब हमारा कोई अपना, हमारा कोई प्यारा हमसे छूट के चला जाता है, हम इसको बिलीव करने से मना कर देते हैं। बट आप जानते हैं जो हो चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता। अवर सोल्स डिपेंडेंट अपॉन देयर नर्चर। हम खुद भी उस डेथ व्यक्ति के साथ डिपेंडेंट थे। हम उनके बताए रास्तों पर, उनके बताए मैसेजेस पर, उनके बताए थॉट्स पर हम जी रहे थे। तो ये सब हमें अब नहीं मिलेगा। तो हम जैसे कहते हैं पेड़ को पानी मिलता है, खाद मिलती है, धूप मिलती है, तो वो नर्चर कर जाता है, ग्रो कर जाता है। पर हमारे पास तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो हमारा केयर करने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहा। तो वी श्रिंक, हम श्रिंक करने लगते हैं, हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम श्रिंक करते करते वाइजेंड हो जाते हैं। वाइजेंड मतलब होता है श्रिवेल कर जाना, ऊपर से सूख जाना। जैसे किसी पेड़ को आप पानी ना दीजिए, किसी पेड़ को धूप न मिले तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है, सूख जाती हैं। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हमारे माइंड्स, अवर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इनफॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस ऑल अवे। तो हमने जो सीखा, हमने जो अनुभव पाया जीवन का, वो इन्हीं से पाया। तो फॉर्म्ड मतलब हमने बनाया। आज जो हमारे विचार है, आज जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इन डेड पीपल की वजह से है जिन्होंने हमारे साथ समय बिताया। तो हम उनसे फॉर्म्ड भी हुए और उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी किया, हमें रियल लाइफ का, प्रैक्टिकल लाइफ का, जीवन का अनुभव दिया। तो ये दोनों ही हम क्या कर पा रहे हैं, अब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मेमोरी अब इस बारे में कमजोर हो चुकी है, यह सोच करके कि अब क्या होगा। अवर माइंड्स फॉल अवे। तो जिन रेडियंस से, जिस रोशनी से, जिस प्रकाश से हमारा यह मन, हमारा यह शरीर प्रकाशवान था, आज वो रोशनी हमसे दूर जा चुकी है। वी आर नॉट सो मच मेडेंड एज रिड्यूस्ड टू द अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। अब हमारी स्थिति हमारे लव्ड वन के डेथ होने पर कैसी होती है वो देखिए। हम पागल तो नहीं होते हैं, मतलब हमारे सेंसेस खत्म हो जाते हैं, हम पागल हो जाए ऐसा नहीं होता है, बट हमारा बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। हमारे पास अब वो शब्द नहीं होते हैं कि हम क्या बताएं, किस तरीके से अपना दुख जताएं। तो ऐसा लगता है कि हम एक डार्क कोल्ड के, कल्पना करिए एक गुफा है अंधेरी ठंडी, जहां सिर्फ अंधेरा है, वहां हम जैसे लगता है आके खड़े हो गए हैं। और ये गुफा हमारे माइंड का इग्नोरेंस है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि करे क्या, व्हाट टू डू। एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, ध्यान दीजिएगा एनाफोरा का यूज हो रहा है बार बार आप देखें, व्हेन ग्रेट सोल डाई, इसका रिपीट हो रहा है, कुछ लाइंस के बाद इसका रिपीट हो रहा है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। तो एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स। तो क्या हमने कोई सॉल्यूशन नहीं मिला हमें, हम हमेशा ही इग्नोरेंट रहेंगे, ट्रबल्ड रहेंगे? नहीं। कहते हैं समय सबसे बलवान है और समय सारे दुखों को भर देता है। तो हमारे लव्ड वंस के जाने पर एक पीरियड ऑफ पीस भी आता है, एक समय आता है जब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हील अप हो जाते हैं। वो जो चोट लगी थी, वो जो हमें घाव मिले थे, वो जो हमें दुख चाहा था, वह सब धीरे 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 बैठने लगता है। एंड स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, ये दर्द, ये पीरियड ऑफ पीस अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे हम एक्सेप्टेंस के मोड में चले जाते हैं कि हमारे प्यारे जो मर चुके हैं वो अब नहीं लौटेंगे। या धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। और इरेगुलरली, बीच बीच में ऐसा नहीं भी होता है, हम थोड़े ट्रबल्ड भी हो जाते हैं बीच बीच में। पर पीरियड ऑफ पीस एक समय आता है जब हम हील्ड अप हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। स्पेस इज फिल्ड विद अ काइंड ऑफ सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे लव्ड वंस के न रहने पर एक सूदिंग वाइब्रेशंस रहती है, एक ऐसी वेव्स रहती हैं जो धीरे धीरे हमारे आसपास के सराउंडिंग को फिल कर देती हैं और हमें काम डाउन करती रहती है। वी फील दैट स्लोली एवरीथिंग इज टू बी सेटल्ड। तो ये जो पैराग्राफ है पोम का, वो कह सकते हैं कि सारे ट्रबल के बाद, सारे तूफान के बाद एक शांति का है। मतलब सारी तकलीफें सहने के बाद अब हम धीरे धीरे अपने वापस नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, अवर सेंसेस रिस्टोर्ड। हमारे सेंस जो पहले नंब हो गए थे, हम फील नहीं कर पा रहे थे सिवाय दर्द के और कुछ भी, अब हम फील कर रहे हैं। हमारे सेंसेस रिस्टोर हो रहे हैं, नेवर टू बी सेम। पर वो डेथ के पहले, ग्रेट पर्सन की डेथ से पहले के सीन में नहीं पहुंच पाए हैं। नेवर टू बी द सेम विस्पर्ड टू अस। तो हमारे सेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि कभी
हम वापस उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जब हम अपने लव्ड वंस के साथ थे, क्योंकि वो तो अब जा चुके हैं। तो हमारे सेंसेस हमें बताते रहते हैं, स्लोली बताते हैं, दे एग्जिस्टेड, दो बार आ गया, रिपीटिशन है ना। तो इसका अर्थ है कि ये बात हमें हमेशा कबूल करनी पड़ेगी कि हमारे लव्ड वंस हमारे साथ थे, और उनका चले जाना पर हमारे अंदर उनके जो विचार, उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज बच गए हैं, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे लव्ड वंस गए हैं, हम अभी हैं, हम उनके बनाए हुए हैं, उन्होंने हमें बनाया। आज हम जिस रूप में हैं, आज हमारे पास जो थॉट है, आज हमारा जो शरीर है, आज हमारा जो माइंड है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। तो आज उनके रूप में हम एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए वी कैन बी, तो हम भी उनके जैसा बनना चाहें। ये इंस्पिरेशन है इस पोम की, कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस को एज अ सिंबल, एज अ मॉडल मानते हुए उनकी तरफ बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वी कैन बी, हम भी उनकी तरफ बन सकते हैं, बी एंड बी बेटर, क्योंकि उनका साया हमारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, उनका समय जो उन्होंने मेरे साथ बिताया ये हमारे साथ है। तो हम बन सकते हैं, हम और बेटर बन सकते हैं, जो आज है इससे और बेटर बन सकते हैं। फॉर दे एग्जिस्टेड, क्योंकि वे कभी ना कभी हमारे साथ थे। ट्रेजर प्रो की ये पोम आपको महसूस करा देगी कि हमारी प्रकृति में जो छोटे से छोटा जीव है, वह भी अपने प्राणों की रक्षा करना जानता है। कभी आपने चींटी को देखा है, एक के पीछे एक जाते हुए? क्या कर रही है वो या तो किसी भोजन की तलाश में जा रही है, या अपने ही किसी शिकार में निकल पड़ी है। तो ये छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सामने तो बहुत छोटे हैं, पर ये अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपना जीवन चला रहे हैं। तो प्रकृति में, नेचर में हमारे पास जो जीव जंतु उपलब्ध हैं, आसपास जो डायवर्सिटी उपलब्ध है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये पोम आपको रेवरेंस फॉर लाइफ बताती है। तो पोम का नाम अ कंसिडरेबल स्पेक, कंसिडरेबल मतलब लार्ज भी हो सकता है या नोटिसेबल हो सकता है, स्पेक मतलब एक स्पॉट। तो एक स्पॉट, एक निशान जो कि बहुत नोटिसेबल है। तो कौन है ये निशान, क्या है ये पूरी पोम, आइए समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के, 20th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड अवॉर्डिंग पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। इनकी पॉपुलर पोम्स आपने सुनी होगी, हाँ, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग, जिसपे उन्होंने लिखा था एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइनें पोम्स की एंड लाइंस हैं, जो आज भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ पढ़ी जाती हैं, जिसका एक गहरा अर्थ है। इनकी दूसरी पोम है द रोड नॉट टेकन। ये भी जिंदगी के दो रास्ते बताती है कि हर व्यक्ति को जिंदगी में दो रास्ते मिलते हैं, जिनमें से वह कौन सा रास्ता चुनता है, उसी से उसका भविष्य, उसका फ्यूचर तय होता है। और ये पोम आपको टच करेगी, आपको यकीन दिलाएगी कि आपके आसपास हर छोटी से छोटी जो जीव जंतु है, उनमें जीवन है, उनमें सोचने, इमेजिनेशन करने का, इंटेलिजेंटली बिहेव करने का पावर है। तो ये एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस इन एक्शन है। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा। तो स्पेक दैट वुड हैव बीन बीनीथ माय साइट ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो व्हाइट। तो ऑथर, पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर में लिख रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं तो पेपर जो कि एकदम व्हाइट शीट है, उसमें उन्हें क्या दिखता है, एक स्पेक दिखाई देता है। स्पेक का मतलब होता है एक टाइनी स्पॉट। नॉर्मली हम कई बार क्या होता है, जो पेपर में स्पॉट होते हैं इतने छोटे होते हैं कि मुझे इग्नोर कर देते हैं, पर क्योंकि पेपर एकदम व्हाइट शीट है तो इसीलिए उनको अपनी नजरों के नीचे, वैसे तो वो इग्नोर कर देते हैं अगर वो व्हाइट शीट ना होता, क्योंकि इतना समझ में नहीं आता, पर पेपर का शीट इतना क्लीन है, व्हाइट है, कि वो छोटा सा स्पॉट जो है वो उन्हें दिखाई दे रहा है। तो वो छोटा स्पॉट क्या है, आइए, सेट ऑफ अक्रॉस। वो छोटा सा स्पॉट क्या करता है, तेजी से मूव करता है। इसका मतलब वो एक जिंदा कोई ऑर्गेनिज्म है, अभी मूव कर रहा है। तो सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर। तो वो जो छोटा सा स्पॉट उन्होंने देखा था, वो मूव करता है, किसके ऊपर से मूव कर जाता है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस पर लिखा था। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथ से लिखी, उनकी लिखी गई स्क्रिप्ट थी, जिस पर वो जो टाइनी स्पॉट था वो मूव करता हुआ नजर आया, जिससे वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे, जिसको मैं डेड समझ रहा था, जिसको सिर्फ स्पॉट समझ रहा था, वो स्पॉट नहीं है, कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। एंड आई हैड आइडली पॉइज्ड। तो यहां पर पोएट अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने लेजली अपनी पेन को ऊपर कर रखा था। पॉइंट मतलब होता है पेन को पेपर से ऊपर कर लेना, सस्पेंड भी कर देना, हाथ में पकड़ के नहीं, जब लिखने से पहले सोचते हैं तो हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं। तो पेन कहां पर है, पेन पोएट के हाथ में है, और वह अभी सोच रहा है अपनी पेन को एयर में कर क्या देखता है कि एक स्पॉट है जो तेजी से उसकी राइटिंग के ऊपर, उसके लिखे हुए शब्दों के ऊपर से गुजर जाता है। टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक। अभी वो सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, एक इंक का डॉट लगा करके एक पीरियड, जैसे होता है ना, अपनी लाइन का अंत करने के लिए मैं नीचे पेन लाऊं। अभी वो सोच रहे होते हैं, इसके लिए पेन अभी अप होती है, उन्होंने लगाया नहीं है, पेन से भी निशान लगाया नहीं है। तो क्या होगा देखिए, तो ये सीन उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा। When something strange about it, तो कुछ स्ट्रेंज हुआ जो उन्हें आश्चर्य करने में मजबूर कर देगा। Made me think। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचने लगते हैं, इमेजिनेटिव हो जाते हैं कि अरे, ये जो स्पॉट मुझे डेड चीज लग रही थी या मैं जिसे इग्नोर करने जा रहा था, वो एक कंसीडरेबल चीज है, वह विचार करने योग्य स्पॉट है। दिस वाज नॉट डस्ट, यह स्पॉट कोई डस्ट नहीं है, धूल के कण नहीं है, बाय माय ब्रीथिंग ब्लोन, जो मेरी ही सांसों द्वारा ब्लोन डाउन किया गया है। मतलब मैंने ही, ऐसा हो सकता है कि ब्रेथ तेजी से बाहर निकाली हो और कोई स्पेक बन गया हो, हाँ, तो मेरी सांसों से निकला कोई डस्ट का पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कोई एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। बट अनमिस्टेकली, मतलब इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, विदाउट एनी मिस्टेक, अ लिविंग माइट। तो ऑथर पोएट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक जिंदा माइट है। अब बोलेंगे माइट क्या होता है? माइट एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, एक तरह का आर्कनॉइड होता है। अक्सर ना ये बेड में पाया जाता है ना, बेड में या बिस्तरों में पाया जाता है, पुराने पेपर्स में पाया जाता है। हाँ, ये छोटा सा कीड़ा होता है, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक टाइप का होता है, बहुत कम दिखता है हम लोगों को। तो क्या खास बात थी इस माइट में? तो विद इंक्लिनेशंस इट कुड कॉल इट्स ओन, यही सबसे बड़ी खास बात थी। और पोएट को लगा कि ये छोटा सा
माइक्रोस्कोपिक सा दिखने वाला इंसेक्ट, इसके पास भी इंक्लिनेशन है। अब कहेंगे सर इंक्लिनेशन क्या होता है? इसके पास भी नेचुरल टेंडेंसी। सोचिए एक एग्जांपल दूं तुमको, एक छोटा बच्चा है आपके घर में, ठीक, कोई छोटा बाबू आपके घर में, एकदम छोटा बच्चा है। आप उसको क्या करिए, आप उसको गिराने की कोशिश करिए कि तुम्हें गिरा है, पता है क्या करने लगेगा बेटा? रोने लगेगा। अगर आप उसको गिराने की कोशिश करोगे, बेड से गिराओगे, रोने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि अपने आप को बचाना, अपनी जीवन की रक्षा करना एक नेचुरल टेंडेंसी है। छोटे से छोटा बच्चा भी अपने आप को बचाता है। आप उसके पास कोई नुकीली चीज लाएंगे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए यही टेंडेंसी, यही इंक्लिनेशन एक माइट भी कर रहा है, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक जीव है ना, एक मिनिस्क्यूल न दिखने वाला, खुली आंखों से दिखने वाला भी एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, वो सारी नेचुरल फैकल्टीज शो कर रहा है जो आप और मेरे पास है। ठीक है, यही आश्चर्य करने की बात है, जिसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं कितना छोटा है। पर मैंने कहा छोटा है तो क्या हुआ, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर वो सारी नेचुरल टेंडेंसीज हैं जो आप और मेरे अंदर भी है। समझ में आया? इट पॉज्ड एज विद सस्पिशन ऑफ माय पेन। यहां इट किसी ने कहा जा रहा है, इट कहा जा रहा है वो माइट के लिए, उस कीड़े के लिए। तो छोटे से इंसेक्ट ने भी क्या कर रखा है, वो वेट कर रहा है, डर के मारे वेट कर रहा है पेपर में कि ऊपर से जो पेन सस्पेंडेड है, कहीं वो उसके प्राण तो नहीं लेगी। समझ गया ना? क्योंकि माइट तो बहुत छोटा जीव है, पेन से तो समझ गया। तो वो पॉज करता है, शक में रहता है। देखिए आप और मैं भी ऐसा ही बिहेव करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है। क्या कहते हैं? तो उसे डर लग रहा है, किसको? उस माइट को, पेन कर रहा है उसको, एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन। और उसके अपने बचाने के लिए क्या कर रहा है, वो तेजी से रेस करता हुआ पेपर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो माइट भागता है, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर हमारी आग की तरह सोचने की क्षमता है, इंटेलिजेंस पावर है, अपने आप को बचाने का डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है वो माइट कि अपने जीवन की हम रक्षा कर सके। तो क्या प्रूव हुआ? प्रूव ये हुआ कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, एबिलिटीज है, वही फैकल्टीज है जो आप और मेरे अंदर है। देखिए प्रभु, देखिए ईश्वर की शक्ति, छोटे से छोटे जीव में भी क्या कर रखा है उन्होंने, वही एबिलिटीज दे रखी है जो आप में और मेरे अंदर है। To where my manuscript was not yet dry। तो अब ये माइट तेजी से क्या करता है, मूव करता है, तेजी से दौड़ता है अपनी आप अपनी जान बचाने के लिए, पेन से बचने के लिए, कि ताकि पेन से उसको न मार दिया जाए। वह तेजी से एक एंड से दूसरे एंड दौड़ता है, और दौड़ते समय उसे उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें उसने पेन से लिखा हुआ है, वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो ड्राई नहीं है। इसका मतलब है अभी वो क्या कर रहा था ऑथर, सॉरी पोएट, ये इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिख रहा था, तो वहां पर भी पेन वेट है, मतलब कि वहां पर पेन का जो मार्क है, डेंट है वहां पर, तो वहां वो पहुंच जाएगा माइट, जहां पर अभी पेन की गीली इंक है। देन पॉज्ड, तो ये वहां रुक जाएगा माइट अगेन, एंड आइदर ड्रैंक और स्मेल्ट। तो जहां पर इंक ड्राई नहीं थी, जहां पर पेन की इंक वेट थी, वहां वो माइट रुक जाएगा और रुक करके टेस्ट करेगा। क्या टेस्ट करेगा? ये टेस्ट करेगा, हो सकता है वो ड्रिंक कर ले उस इंक को, और या तो उसकी खुशबू ले ले, मतलब स्मेल यहाँ टेस्ट करके वो बता देगा कि ये कैसा है। पर क्या होगा, देखिए रिएक्शन उसका, इस इंक को ड्रिंक या स्मेल। क्या किया? क्योंकि दूर से तो देखिए वो माइट बहुत छोटा है, तो वो पोएट को समझ नहीं आ रहा है उसने क्या किया, इसलिए और लिखा है। या तो ड्रिंक किया होगा उस इंक को, या तो उसकी स्मेल से उसने रिएक्शन दिया। क्या रिएक्शन दिया? देखिए विद लोथिंग। लोथिंग मतलब होता है नापसंद करना, हेट करना, डिसलाइक करना। तो इंसेक्ट को उसकी महक, उसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है, और अगेन इट टर्न्ड टू फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना नहीं आता, फ्लाई मतलब तेजी से इंसेक्ट क्या करता है, भाग जाता है, और अब वो माइट फिर भागता है। देखिए क्या पता चल रहा है कि इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सेव वनसेल्फ। माइट में ईश्वर ने जीवन दिया है, अपने आप को बचाने की क्षमता दी है। तो अब देखिए क्या होगा, अब पोएट को क्या होगा, क्लियरली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट। तो उसे लगता है कि मुझे भी इस इंसेक्ट के साथ इंटेलिजेंस से बिहेव करना चाहिए। कैसे क्या बिहेव करेगा? देखिए, इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट। मतलब उसे लगता है कि माइट इतना छोटा इंसेक्ट है, इतना छोटा इंसेक्ट है, क्या इसके पास पैर भी होंगे? जब इसका बॉडी नहीं दिख रही है हम लोग को ठीक से, अब इसके पैर होंगे क्या? पर है, कहता है इट सीम्ड टू टाइनी, ये बहुत छोटा है, मिनिस्क्यूल है, माइक्रोस्कोपिक है, टू हैव रूम फॉर फीट, मतलब पैर होने की गुंजाइश है क्या इसमें? तो उसके पास पैर नहीं होते तो भागता कैसे? तो उसके पास फीट है, येट मस्ट हैव हेड। क्या है? इस माइट के पास फीट है, और वो भी कंप्लीट सेट ऑफ फीट है। जो फीट उसे चलने में मदद करते हैं वो सब कुछ उसके पास है, तभी वो चल और दौड़ पा रहा है माइट, जिससे उसका लिविंग होने का प्रमाण मिलता है, और उसका भागना ये प्रमाण देता है, ये प्रूफ देता है कि उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू लिव है। आइए और समझते हैं। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। पता चलता है कि वह मरना नहीं चाहता है। मैंने कहा आप और मैं भी। सोचिए, इमेजिन करिए आप कहीं ऊंचाई पर है, और ऊंचाई से आप देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है, तो अपने आप को क्या करते हैं, किनारे कर लेते हैं। तो जहां भी कहीं खतरा होता है आप अपने आप को बचा लेते हैं। तो माइट भी वही कर रहा है, अभी उसके प्राण को खतरा है, उसे लग रहा है कि पोएट की पेन कहीं उसे दबा ना दे, या पोएट उसे कहीं मार ना दे, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने जीवन की रक्षा करने की। इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग रिग्रेट। तो सारा प्रयास कर रहा है माइट अपने आप को बचाने का। बहुत छोटा सा जीव है, फिर भी वो पूरी कोशिश करता है, पूरे टेरर तो उसे डर होता है, उसे डर है अपने जीवन का, पर वो कनिंगली मतलब क्लेवरली, चालाकी से छुपने की कोशिश करता है, चालाकी से चुपचाप भागने की कोशिश करता है, ताकि पोएट की नजर से बच जाए और वो भाग जाए। पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट शीट ऑफ पेपर में वह क्लियरली विजिबल होता है, व्हाइट शीट है ना, और वो स्पॉट जो है वो क्लियरली उसमें विजिबल होता है। तो वो फॉल्टर करता है बेचारा। अब वो माइट जो है डरा हुआ है, वह घबरा जाता है, वेवर करने लगता है, मतलब हेजिटेट करने लगता है कि कहां भागूं। थोड़ी देर के लिए क्या कर जाता है, एक ही जगह आकर के ठहर जाता है। आई कुड सी इट हेजिटेट। और उसकी इस सारी फीलिंग्स को, इस सारे उसके इस एक्शंस को पोएट जो है वो समझ पाता है। पोएट के अंदर जो फीलिंग्स है वो उसकी फीलिंग को समझती है। वो माइट के हेजिटेशन को, माइट के डर को वो सब समझ रहा है पोएट। वो समझ रहा है कि माइट अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है, और समझ रहा है कि इस समय माइट अब परेशान हो चुका है, अब उसे रास्ता नहीं दिख रहा है। अब वो पॉज कर जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्या न करूं। पोएट ये सब भावनाएं, ये सब फीलिंग अभी उस माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर को फील कर पाता है, महसूस कर पाता है। मैंने कहा आप और मैं भी अगर वहां होते तो शायद ये चीजें महसूस कर पाते। अब देखिए, देन इन द मिडिल ऑफ द ओपन शीट, अब वो जो माइट है, जो उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपने प्राणों की रक्षा करने की, वो भागता है, दौड़ता है, पर अपने आप को बचा नहीं पाता है। अब वह माइट ठीक बीच में पेपर के अपने आप को बेंड कर लेता है। ठीक है ना, लिखा है ना, इन द मिडिल ऑफ द ओपन शीट। क्या करता है? कवर करना। कवर मतलब होता है क्राउच डाउन इन फियर, डर के मारे क्या कर देना, बैठ जाना, क्राउच करना, नीचे बैठ जाना, मतलब ये मानते हुए कि मैं हार गया, अब मैं हार गया, अब जो मर्जी है मालिक कर लो मेरा, मतलब डेस्परेशन करना, मतलब होपलेस हो जाना। इस समय माइट होपलेस हो चुका है, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है अपनी प्राणों की रक्षा करने की, और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो वो पेपर के ठीक बीच में आकर के ओवर डाउन, बैक डाउन होकर बैठ जाता है, टू एक्सेप्ट, यह मान लेता है कि जो उसके भाग्य में लिखा होगा, व्हाटएवर आई अकॉर्डेड इट ऑफ फेट, मतलब क्या पोएट करेगा उसको वो तैयार है। अब माइट अपने फेट के लिए, माइट को अपने भाग्य पर क्या करना है, पोएट के ऊपर छोड़ देना है कि जो पोएट चाहेगा वही मेरे भाग्य में होगा। छोटी सी जीव की तो सारी शक्ति खत्म हो चुकी है,
और अब पोएट चाहे तो उसे मार सकता है, पोएट चाहे तो उसे छोड़ ही सकता है। देखिए क्या करेगा पोएट, देखिए पोएट क्या करने वाला है। आई एम नन ऑफ द टेंडरर देन दाउ। यहां पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नेचर के बारे में पता चलेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस नेचर के व्यक्ति है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। आई हैव नन, कैसा नहीं हूं? टेंडर नहीं हूं। टेंडर मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना, बहुत ज्यादा डेलिकेट होना, मतलब एक्सेसिवली जेंटल होना, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल होना। मैं बहुत इमोशनल या बहुत जेंटल व्यक्ति नहीं हूं। टेंडर देन दाउ, मैं बहुत सॉफ्टर, बहुत इमोशनल व्यक्ति नहीं हूं। किसी के भी बहकावे में आ जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं बहुत सेंटिमेंटल व्यक्ति होना। किसी के रोना आ जाए तो ये व्यक्ति कौन है? किसी को रोता हुआ देखकर उसको रोना आ जाता है। हाँ, आपकी कभी मम्मी सीरियल चल रहा होता है, कोई इमोशनल सीन आता है उसको रोने लग जाती है, तो समझ जाओ मम्मी आपकी क्या है? इमोशनल है, टेंडर है, बहुत बहुत सॉफ्ट है अंदर से। और पोएट कहता है मैं ऐसा नहीं हूं, मैं एक्सेसिवली जेंटल और सेंटिमेंटल नहीं हूं, और न ही दूसरा क्या है, न ही मैं कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटल लव वाला व्यक्ति हूं। इन दोनों में से ये कलेक्टिविस्ट मतलब होता है ग्रुप पावर, सबको एकत्र करना, मतलब पूरे ग्रुप को क्या करना, अपने अंडर में रखना। जैसे डिक्टेटर लोग होते हैं, जब कोई एक व्यक्ति क्या करता है, सारे लोगों को कमांड करता है, अकेले सबको अकेले लीड करता है वो, तो उस पावर को कहते हैं कलेक्टिविस्टिक। रेजिमेंटिंग मतलब होता है स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग, सबको रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं करंट वर्ल्ड में पुतिन है, या आपने साउथ कोरिया के एम्परर का नाम सुना होगा, किम जोंग, है ना, किम जोंग उन, ये लोग कौन है? ये लोग हैं कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव, मतलब लोगों को सिंगुलरली, अकेला एक व्यक्ति पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, एक पर्टिकुलर नियम से, एक पर्टिकुलर रूल से सबको चला रहा है। इतना डिक्टेटरशिप। तो बोला ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं, मैं दोनों ही ना हूं, ना तो बहुत सॉफ्ट हूं, ना तो बहुत हार्ड हूं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी वाला व्यक्ति हूं, दोनों ही ना हूं, दोनों तरफ का व्यक्ति नहीं हूं। मतलब कोई जो है वो एक मीडियोकर व्यक्ति है, मतलब ही इज बिटवीन दी टू पाथ्स, ना तो बहुत जेंटल है, ना सेंटिमेंटल है, और ना तो बहुत डिसिप्लिन वाला है, बहुत कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन लाइफ में, लाइफ में बिलीव करता है। नहीं, इन दोनों चीजें बिलीव नहीं करता है वो। इस बात में कमेंट करता है, देखिए क्या कहता है, with which the modern world is being swept। आज की दुनिया इसी के द्वारा स्वेप्ट की जा रही है। Today's world is being controlled, is being influenced by these two characters। कह रहा मैं इन दोनों के बीच का बात हूं, ना जेंटल हूं बहुत, और ना बहुत स्ट्रिक्ट या डिसिप्लिनरी वाला रेजिमेंटल वाला व्यक्ति, दोनों में व्यक्ति नहीं हूं। बट अब देखिए अपने बारे में बता दिया कि किस नेचर का है। बट दिस वर माइक्रोस्कोपिक आइटम, देखा माइक्रो क्या कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक आइटम। नाउ सिंस इट वाज नथिंग आई न्यू इवल ऑफ, तो उसे लगता है कि इस माइट ने, इस छोटे से इंसेक्ट ने कोई भी मेरे साथ इवल नहीं किया, कोई भी मेरे साथ नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे परेशान नहीं किया। आई लेट इट लाई देयर। तो माइट ने अपने आप को क्या कर दिया था, किसके हवाले छोड़ दिया था? पोएट के हवाले छोड़ दिया था कि अब मैं कूल डाउन कर रहा हूं, अब मैं बेंड डाउन कर रहा हूं, जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है। और पोएट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला कि जब इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने मुझे तकलीफ नहीं दी, तो मैं उसे क्यों मारूं? तो मैं भी क्या करता हूं, उसे छोड़ देता हूं, लेट इट लाई, पड़ा वहीं पर जहां पड़ा है वहीं उसको कूल डाउन करने दो टिल आई होप इट्स लेफ्ट। और उसे उम्मीद थी कि क्या करेगा, वहां जाकर माइट क्या करेगा, कामली पीसफुली रिलैक्स कर जाएगा, उसका डर उसके अंदर से चला जाएगा। कहते हैं ना स्लीप में आपको क्या मिलता है, आपके डर से आपके सारे फीलिंग्स आपको मुक्ति मिल जाती है। तो वो माइट को मारता नहीं है, सजा नहीं देता है, बल्कि उसको क्या करता है, आराम करने देता है, पीसफुली अपने कह सकते हैं रिगेन कर देता है, उसको स्लीप करने को अनुमति दे देता है। अब देखिए क्या होगा, आई हैव अ माइंड, दिस पैराग्राफ, दिस लास्ट स्टेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा। आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज। तो अब जो पोएट है वो अपने आप से कहता है कि मैं जो कुछ सोच सकता हूं, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरे पास इमेजिनेशन है। भाई आपका दिमाग क्या करता है, आपको इंटेलिजेंस देता है, इमेजिनेशन देता है, रीजनिंग पावर देता है, एबिलिटी टू डिसाइड करने के लिए देता है, सारा कौन करके दे रहा है आपको, आपका माइंड। आप सारी डिसीजन किससे ले रहे हो, इस माइंड से। तो बोला जब मेरे पास माइंड है, मैं लोगों को पहचान सकता हूं, रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, माइंड है मेरे पास, व्हेन आई मीट विद इट इन एनी फॉर्म, तो मैं अपने इस माइंड की मदद से हर वो जीव जंतु जो किसी भी गाइस में हो, गाइस मतलब किसी भी वेश में हो, मतलब जैसा मेरे पास माइंड है, जैसा मेरे पास थिंकिंग इमेजिनेशन है, अगर यह मैं किसी दूसरे रूप में देख पाऊं, या इमेजिनेशन करने वाला कोई दूसरा रूप, जैसे इस समय है माइंड, माइंड में भी इमेजिनेशन है, माइंड में भी माइंड है, तभी तो अपनी प्राणों की रक्षा कर रहा है, तभी तो डेस्परेटली कोशिश कर रहा है अपने बचाने की। तो जब उसे लगता है कि इस छोटे से जीव में भी माइंड है, और यह किसी भी रूप में हो सकता है माइंड, तो ये इंटेलिजेंस, ये एबिलिटीज, ये अंडरस्टैंडिंग जो इस माइंड में है, तो उसे उसकी तरफ महसूस होता है कि ये हमारी तरह है। पोएट को लगता है ये माइंड भी हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स हैं उसकी तरह, भले है छोटा ये, पर उसके अंदर हमारे जैसा ही माइंड है। नो वन कैन नाउ कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड। और इस तरह वो अपने खुशी का इजहार करता है, कहता है कोई नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। ही फील्स इलेटेड, ही फील्स एक्सट्रीम जॉय। क्यों पोएट को खुशी क्यों है, इस छोटे से माइंड को देखकर? क्योंकि इसे खुशी है कि एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में अपना डिस्प्ले ऑफ माइंड कर पा रहा है। मतलब एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में उसे जीवन के दर्शन हो रहे हैं, उसे सोच, उसे इंटेलिजेंस, उसे एबिलिटी टू प्रूव लाइफ, ये सब दिखाई दे रही है एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में। तो इस डिस्प्ले ऑफ माइंड को, इस जीवन के दर्शन को, इस इमेजिनेशन पावर को, इस इंटेलिजेंस को अपने एक छोटे से पेपर में देख पा रहा है, इसलिए उसे खुशी है। एक छोटे से पेपर में एक जीव जंतु को जीते हुए देखना, उसका इंटेलिजेंसली बिहेव करना, यह देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द पोम अ कंसीडरेबल स्टैक, द पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे। ये पोम एक थीम लेके आई है जिसका है थीम परसिस्टेंस एंड ऑब्लिवियसनेस, या कहूं परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। और इतनी टिपिकल भाषा को आसान शब्द में कहूं या अपनी भाषा में कहूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। हाँ नहीं, चलिए ये पूरी पोम सुनिएगा, एक एक लाइन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, और फिर आप देखिएगा क्या ये थीम जो मैंने कही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, क्या ये इस पोम पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। हाँ मुझे जवाब अब यस और नो से जरूर दीजिएगा। चलिए एक कॉमेडी वाली पोएम, एक ह्यूमरस पोएम, एक लाइट हार्टेड पोएम, आयरॉनिकल पोएम है दी पावर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि इसमें म्यूजिक का कोई भी पावर नहीं है। तो क्या है पोएम, आइए चलिए इसको पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और इसके मीनिंग के साथ आपको बताता चलूंगा। When summer comes, we hear the hums। तो गर्मी के मौसम में हमें हमिंग सुनाई देती है। हमिंग क्या होता है जानते हैं ना? हाँ मैं हम कर रहा था। तो एक लाइट म्यूजिक, एक
एक हल्की सी सॉन्ग की आवाज, उसे हम कहते हैं ना, जिसको आप भी कभी कभी क्या कहते हैं, गाने के साथ गुनगुनाते हैं। तो जब गर्मी शुरू होती है हमें हमिंग की आवाज सुनाई देती है, और कौन हम कर रहा होता है? भीष्म लोचन शर्मा। तो यहां पर भीष्म लोचन शर्मा आपको एक अच्छा व्यक्ति समझ में आ रहा होगा, एक अच्छा म्यूजिशियन सुनाई दे रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कोई महान म्यूजिशियन है जिसके गाने पर सब लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम करने लगते हैं, साथ में गाने लगते हैं। नहीं नहीं, अभी आगे देखिएगा क्या होगा। यू कैच हिज स्ट्रेन ऑन द हिल एंड प्लेन्स फ्रॉम दिल्ली डाउन टू बर्मा। तो जब वो स्ट्रेन गाता है, जब कोई वो धुन पकड़ लेता है, जब वो कोई गीत गाना शुरू करता है, तो उसके गीत दूर दूर तक सुनाई देता है, फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स और फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा। हाँ, बर्मा एक दूसरा देश है। तो कहने का मतलब इसकी आवाज, भीष्म लोचन शर्मा की आवाज दूर दूर तक क्या होती है? सुनाई देती है। हाँ, दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। और क्या होता है? He sings as though he stayed his life। अब यहां पर से शुरू होता है भीष्म लोचन के बारे में उसका कैरेक्टर। तो ऐसा गाता है, लगता है कि मानो उसने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है। कहते हैं ना कि अपने ऊपर सट्टा खेल लिया है कि अब पूरे प्राण दे दूंगा पर बंद नहीं करूंगा। हाँ, सच में वो अपना म्यूजिक बंद नहीं करता है, अपना सिंगिंग बंद नहीं करता है। He sings as though he is hell-bent। और ऐसे गाता है जैसे कि उसने पूरा जीवन अब इस म्यूजिक पे दे डालना है, सिंगिंग पे डालना है। Hell-bent शब्द का मतलब है डिटरमाइंड, पक्के इरादे से। तो यही पर है कहानी का थीम भी, परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस। आगे देखेंगे। द पीपल्स डेज्ड, रिटायर, अमेज्ड, ऑल्दो दे नो इट्स वेल मेंट। तो जो वहां की लोग हैं भीष्म लोचन की आवाज को पहचानते हैं, थोड़ा आश्चर्य करते हैं। डेज करना मतलब आश्चर्य करना, रिटायर करना मतलब परेशान हो जाते हैं, छोड़ने लगते हैं वहां से। कह रहे क्यों परेशान हो जाते हैं, क्यों अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, और क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि ये आवाज प्लेजेंट नहीं है। तो इसमें म्यूजिक का पावर नहीं है, बल्कि म्यूजिक का डिसग्रेस हो रहा है। तो ये एक अच्छा सिंगर नहीं है, बल्कि एक बेसुरा सिंगर है। मतलब इसका संगीत सुनने लायक नहीं है, क्योंकि ये शोर है, यह सरदर्द करता है, यह टेंशन देता है, ऐसा संगीत है। तो लोग वहां पर जो खड़े हैं वो डेज्ड हो रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। लोग वहां से जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान है, सरप्राइज्ड है। अब क्या होगा? भीष्म लोचन मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि यहां पर उसकी डिटर्मिनेशन भी है, जिद्दी है एकदम। ऐसा लगता है कि सब कुछ उसने सिंगिंग पर दाव लगा रखा है। तो अब वहां पर लोग ट्रेम्पल्ड हो जाते हैं। ट्रेम्पल्ड मतलब होता है कुचल जाना। अब कौन कुचल रहा है? देखिए, ट्रेम्पल्ड इन दी पैनिक राउट। पैनिक राउट शब्द का मतलब है कि वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग हटने लगते हैं, तो वह एक दूसरे पे चढ़ने, हाँ लगता है एक दूसरे को कुचल डालेंगे, क्योंकि सबको वहां से दूर जाना है, उस आवाज से दूर जाना है। और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। और यहां तो लोग जब क्या करते हैं, झूल जाते हैं। लैंग्वेज शब्द का मतलब है कि एकदम ताकत नहीं बची है उनके पास, सुस्त हो गए, लेजी हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि वो पेल हो गए। पेल मतलब होता है चेहरे की रंगत चली जाना। हाँ, मतलब जब आपका रंग उतर जाए तो कहते हैं पेल। तो लोग बीमार से पड़ गए हैं, सिकली हो गए हैं। किससे? इस म्यूजिक से, इस गंदी आवाज से, इस बेसुरी आवाज से। और उसके बाद क्या होगा? वहां रुकेंगे नहीं लोग, वहां उन्हें प्लीड करने लगेंगे। प्लीड मतलब होता है रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे। क्या कहेंगे? माय फ्रेंड वी आर नियर अवर एंड। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? भीष्म लोचन शर्मा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे भाई बंद कर दे अपने बेसुरा गाना। पर मैंने कहा ना, भीष्म लोचन डिटरमाइंड है, ठीक है। ओह, स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। ये सब देख रहे हो, वहां के सारे लोग भीष्म लोचन को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बंद कर दो अपना गाना ना। भीष्म लोचन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगता है वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। जो बुलेट कार्ट्स है वहां पर, जो बैलगाड़ी जा रही है, वो भी ओवरटर्न्ड हो जा रही है, मतलब पलट जा रही है। अब आप इमेजिन करिए, इंसानों पे उसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है। ये एक ह्यूमरस पोएम है, लाइट हार्टेड पोएम है, और कहने का मतलब है कि वहां पर जो बुलेट कार्ट्स हैं, बैलगाड़ियां, वो भी पलट जा रही हैं। इतना गंदा, इतना बेसुरा म्यूजिक है। एंड हॉर्सेस लाइंग द रोड। और जो घोड़े चल रहे थे सड़कों पर, वो घोड़े सड़क के किनारे खड़े हो गए, एक कतार में खड़े हो गए, स्टन्ड होकर के, शॉक्ड होकर के। और क्या हो रहा है देखिए एनिमल्स पे इफेक्ट। बट भीष्म लोचन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अनकंसर्न मतलब अनकेयर्ड, किसी से बॉदर नहीं करना है, जो जाए भाड़ में जाए, मैं गाता रहूंगा। भीष्म लोचन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गोज बूमिंग अबाउट आउट हिज ब्रॉडसाइड। यहां मतलब है बूमिंग आउट हिज ब्रॉडसाइड का मतलब है सिंग्स इन सच अ लाउड वॉइस दैट साउंड्स हार्श टू अदर्स। तो वो खूब जोर से सिंग करता रहता है बिना किसी दूसरे की चिंता किए। दूसरों पे क्या बुरा असर पड़ रहा है, लोग कितने परेशान हैं, वहां तक कि जानवर परेशान है, भीष्म लोचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए क्या होगा। द रेस्ट ब्रूट्स। रेस्ट मतलब होता है पिटीफुल, दया आ जाएगी। ब्रूट्स कौन है? एनिमल्स, स्पेशली यहां पर है हॉर्सेस से मतलब। द रेस्ट ब्रूट्स रिसेंट द ब्लेयर द आवर दे हियर इट साउंडेड। मतलब वहां जो एनिमल्स हैं, स्पेशली द हॉर्सेस के बारे में कह रहा है, वो इसकी आवाज को रिसेंट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। दे हेट द वॉइस द मोमेंट दे हियर इट। तो जानवरों ने भी इसकी आवाज को नापसंद कर दिया है, इंसानों को तो छोड़ ही दीजिए। और क्या कर रहे हैं? ब्लेयर मतलब समझ गया ना, ये शोर जो हो रहा है, ये जो अनप्लेजेंट आवाज हो रही है, इसे कहते हैं ब्लेयर। द आवर दे हियर इट। जिस
पल ये आवाज आई है, जिस पल भीष्म ने गाना शुरू किया, उस पल से लोगों ने इसको नापसंद कर दिया, एनिमल्स ने भी इसे नापसंद कर दिया। दे वाइन, वाइन मतलब क्राई कर रहे हैं, एनिमल्स चिल्ला रहे हैं, हाँ मतलब कि शोर मचा रहे हैं, बंद करो, एनिमल्स भी क्राई कर रहे हैं। एंड स्टेयर विथ फीट इन द एयर, आप जानते ही हैं कौन सा एनिमल्स फीट इन द एयर कर देता है, तो फीट इन द एयर करता है यूजुअली हॉर्स। तो घोड़े जो है अपने, इसीलिए कहा ब्रूम्स, ब्रूम्स वैसे तो एनिमल्स होता है, और पिटीफुल इसलिए क्योंकि उन पर दया आ रही है, क्योंकि बेचारे वहां से हट भी नहीं सकते, ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते, तो वो परेशान है और अपनी परेशानी को कैसे दिखा रहे हैं, एक तो स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, एनिमल्स अपने पैरों को ऊपर लिफ्ट कर दे। जैसे मैंने कहा हॉर्सेस को आपने देखा होगा, अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं ना, नेह करते समय, करते समय देखा होगा आपने। तो दे स्टेयर विद द फीट्स इन द एयर और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड, वो आश्चर्य कर रहे हैं, परेशान है, अपसेट है, क्या करे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भीष्मसेन आवाज बंद भी नहीं कर रहा है, गाना बंद भी नहीं कर रहा है। अब देखिए औरों पे क्या असर पड़ेगा, बुलक पे समझ में आ गया, हॉर्सेस पे समझ में आ गया, अब फिशेस का क्या होगा। तो फिशेस डाइड बिलो द लेक इन द फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस। तो मछलियां जो ऊपर तैर रही थी सरफेस पे, वो इसके शोर के बाद क्या करती हैं, लेक की गहराइयों पे चली जाती है। हाँ, नीचे क्यों चली जाती है, ताकि इसकी आवाज से दूर जा सके। सर्च ऑफ साइलेंस में वो नीचे गहराइयों पे चली जाती है। और पेड़ों का क्या हाल होगा, देखिए तो भी जानवरों पे तो समझ में आ गया कि जानवरों का बड़ा बुरा हाल हो गया, इंसानों के बाद जानवरों का, अब जानवरों के बाद पेड़ों का। द वेरी ट्री, भाई ट्री तो जाना जाता है अपनी फिक्सिटी के लिए, अपनी स्टेबलनेस के लिए, तो पेड़ भी कोलैप्स हो गए हैं। देखा, पेड़ भी गिर जा रहे हैं, एंड शेक, कांप रहे हैं और गिर जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, यू विल हियर द क्रैश अ माइल्स। तो यहां पास के पेड़ नहीं, दूर दूर के एक एक माइल दूर पेड़ धड़ाम से गिर रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, ठंडी आवाज से, इस बेतुरी आवाज से क्या हो जा रहा है, पेड़ भी क्रैश कर जा रहे हैं। अब आप देखिए आसमान भी क्या हो रहा है, देखिए मतलब चारों तरफ नेचर में त्राहिमाम मचा हुआ है, पर भीष्म लोचन है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, सब परेशान है उसकी सिंगिंग से। एंड इन द स्काई द फेदर्ड फ्लाई, फेदर्ड फ्लाई मतलब बर्ड्स, फेदर फ्लाई मतलब उड़ने वाले बर्ड्स, टर्न टर्टल, देखा बर्ड्स जो कि आसमानों में उड़ रही होती हैं, वो भी जब इसका म्यूजिक सुनती हैं, जब इसका सिंगिंग सुनती हैं, तो वो टर्न अपसाइड डाउन कर लेती हैं। अब सोचिए चिड़िया उल्टा कर रही है, अपसाइड डाउन होकर क्या कर रही है, उड़ रही है, वाइल दे वर विंगिंग, तो वाइल दे वर फ्लाइंग। ये इफेक्ट बर्ड्स में भी है। एंड अगेन वी क्राई, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की, हाँ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डाई, हम सब मरने वाले हैं, ओह वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग, क्या तुम अपना गाना बंद नहीं करोगे। पर मैंने बताया ना भीष्म लोचन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो डिटरमाइंड सिंगर है। मैंने कहा था थीम है परसिस्टेंस एंड ऑब्लिवियसनेस, तो यहां पर परसिस्टेंस विदाउट सेल्फ अवेयरनेस, तो जिद अच्छी है, पर वो जिद जिससे सबका नुकसान हो, वो जिद करना जिससे सबकी परेशानी हो जाए आपकी वजह से, वो सही नहीं है। और यहीं पर भीष्म लोचन गलत है। देखिए, बट भीष्म सोड बियॉन्ड अवर रीच, पर भीष्म गाए जा रहा है, यहां पर लोगों की वह आवाज सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है लोगों की रिक्वेस्ट को, प्रेयर्स को, और वह तेज आवाज में गाए जा रहा है। However we plead, जितना हम उसे प्लीड करते, जितना हम उसे ग्रम्बल करते, मनाते, बहलाते कि भैया बंद कर दो, भैया बंद कर दो, हम मरने जा रहे हैं तुम्हारी आवाज से, पर भीष्म को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आसमानों में क्या होने वाला है, द वेलकिंस मतलब द स्काई गॉड वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच, तो इवन आसमान से क्या हो रहा है, बारिश पड़ रही है, वहां से आसमान लग रहा है रो रहे हैं। एंड माइटी मेंशंस ट्रेम्बल, और बड़े बड़े महल नुमा घर, मेंशंस महल होता है, हवेली होती है, वो भी क्या कर जा रही है, टंबल कर जा रही हैं, अपसाइड डाउन हो जा रही हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो जा रही हैं, पर भीष्म लोचन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अब कहानी में ट्विस्ट है इस पोम में ट्विस्ट है। कौन आ रहा है, बिली गोट। बिली गोट, एक मेल गोट को बिली गोट कहते हैं। अ मोस्ट सिगेशियस फेलो, सिगेशियस मतलब वाइट, वाइज अकलमंद। क्यों, अभी बताएंगे कि ये गोट क्यों अकलमंद है, क्योंकि ही डाउन्स हिज हॉर्न्स। क्या करती है ये, आपने देखा होगा ना, कई बार जो बकरियां होती हैं अपने सिंगों से क्या करती है, लोगों पे अटैक कर देती है, जैसे बुल्स करती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री में बुल फाइट चलती है, देखा है? उसी तरह से गोट भी क्या करती है, उनके पास जो सिंग होती है उससे क्या करती है, वो अटैक कर देती है। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्ज स्ट्रेट। क्या करती है, ये जो बिल्ली गोट है अर्थात ये मेल गोट है, अपना हॉर्न्स नीचे करके अटैक कर देती है, किस पर, भीष्म लोचन पर। और क्या होगा, विथ ब्लोज आंसरिंग ब्लोज, तो जो उसके ब्लोज, ब्लो मतलब होता है हिट करने का, आवाज करना, जो बिल्ली गोट ने जो मारा भीष्म लोचन को, उससे जो आवाज, लाउड आवाज पैदा आई, वो लाउड आवाज, वो शोर जवाब थी भीष्म लोचन के गाने की शोर की। तो शोर का जवाब शोर से दिया। कई कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो यहां पर यही हुआ, एक शोर ने दूसरे शोर को शांत कर दिया। यहां पे शोर किसका है, द चार्जिंग ऑफ द बिल्ली गोट, मतलब मेल गोट ने जो तेजी से मारा, उससे जो भीष्म लोचन को लगी चोट, तो उसकी जो चीख है, उसकी जो आवाज है, उससे क्या हो गया, जो आवाज जो वो पैदा कर रहा था, जो सिंगिंग पैदा कर रहा था, उसको जवाब मिल गया। अब समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा था, पूछा भी था तुम लोगों से, थीम याद है मेरी, हाँ मेरी भाषा वाली थीम, अभी पूछूंगा फिर से। द स्ट्रेन ऑफ अ सॉन्ग आर टॉस्ड
तो उस गीत के सारे बोल, उस गीत के सारे म्यूजिक, कहते हैं ना, उस सारे बोल क्या होने लगे, हवा में तैरने लगे, जैसे भीष्म लोचन को उसने उड़ा दिया हो। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब गोल चक्कर काटना, बाय द ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। तो इस ब्रूटल वायलेंस से, इस बड़ी चोट से, इस बिली गोट के धक्के से, इस चार्जिंग करने से तो उसको दर्द मिला, खूब तकलीफ मिली, जिससे जो म्यूजिक थी उसकी, अर्थात जो जोर से आवाज पैदा करता था, वो हवाओं में गोल घूमने लगी। कल्पना करिए म्यूजिक राउंड घूम रही है, एंड ग्रांट्स द वर्ल्ड गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और नतीजा भीष्म लोचन ने दिया नहीं, हमने छीन लिया है। खास करके बिल्ली गोट ने क्या कर लिया, क्या छीन लिया, पूरी दुनिया के लिए शांति छीन ली। दुनिया को एक गोल्डन साइलेंस की जरूरत थी, शोर से, हाँ, बेहतरी म्यूजिक से लोगों को राहत चाहिए थी, और वो राहत मिल गई है। तो कहानी का थीम मेरा याद था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और यही भीष्म लोचन के साथ भी हुआ। जब पड़ी उसको बिल्ली गोट की लात, मेरी भाषा में लात, उसका सिंह का टक्कर, है ना, तो सही हो गया। तो चार्ज ने क्या कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। और आज बारी है विद दी फोटोग्राफर, मतलब फोटोग्राफर के साथ। क्या आपको फोटो खींचना पसंद है? जहां चाहते हैं बस अपना कैमरा निकाला, पोज दिया और फोटो खींच लिया। ना लाइट की टेंशन करनी है और ना समय का टेंशन करना है। किसी समय भी, किसी भी पोजीशन पे हम जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, अपना फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो कितना आसान हो गया आज मॉडर्न एरा में फोटोग्राफी लेना। और बात करूंगा आज के चैप्टर में, जब फोटोग्राफी कराने के लिए हमें स्टूडियो जाना पड़ता था, एक बड़े से कैमरा, जैसे हम डिवाइस कह रहे हैं, एक बड़े से कैमरे में क्या करना पड़ता था, एक फोटोग्राफर को जाना पड़ता था, अंदर झुक करके, एक ब्लैक क्लोथ से अपने आप को ढक करके फोटो लेने पड़ते थे, और फोटो के लिए लाइट और बहुत सारे एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता था। तो वो युग, वो जमाना अब बीत चुका है। तो ये एक हिलेरियस कहानी है जिसमें आपको एक बॉडी शेमिंग करने वाला, मतलब आपको कह सकते हैं कि आज बुरा लगेगा जब आपको कोई फोटोग्राफर कई सारे तरीकों से बैठने, चलने, उठने और आपको टच करेगा आपका फोटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि आज हम खुद ही जब चाहते हैं तब एंगल बनाते हैं, फेस बनाते हैं, और फट से क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं। क्या कहते हैं? तो चलिए बिगिन करते हैं विद द फोटोग्राफर बाय स्टीफन लीकॉक। तो एक दिन नरेटर, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखी गई ये एक स्टोरी है, जिसमें एक अननेम्ड नरेटर है और वो फोटोग्राफ कराने अपना गया है स्टूडियो पे। वहां पर जो फोटोग्राफर होता है वो एक अनएंथुसियास्टिक व्यक्ति होता है, उसे बहुत खुशी नहीं होती है किसी कस्टमर को देख करके। तो जब नरेटर से बोलता है कि मुझे फोटो खिंचवाना है, तो जो फोटोग्राफर होता है वो एक ड्रूपिंग सा, झुका सा आदमी होता है, और ग्रे सूट में होता है। ऐसा लगता है कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हाँ, जैसे साइंटिस्ट टाइप के नहीं होते, उस टाइप का आदमी होता है ये फोटोग्राफर। और बस वो क्या करता है, नरेटर को बैठने का इशारा करता है कि आप बैठिए, वेट करिए, और नरेटर वेट करने लगता है। वेट करने के दौरान जहां वेट कर रहा होता है वहां कुछ बुक्स रखी होती हैं, वो बुक्स लेडीज कंपेनियन, गर्ल्स मैगजीन, इनफैक्ट जर्नल, ये सब पढ़ रहा होता है, पर ये सारे ओल्ड एडिशंस पढ़ रहा होता है, वहां रखी होती है। उसे कई बार ऐसा लगता है कि अरे कहीं मैं फोटोग्राफर की किसी प्राइवेट जगह तो नहीं घुस गया हूं, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि उसकी प्राइवेट स्पेस में एंटर कर गया। और 1 घंटे बाद फोटोग्राफर आता है और कहता है चलो अंदर, और एक छोटे से डार्क रूम में ले जाता है। हाँ, पहले फोटोग्राफी एक अंधेरे कमरे में हुआ करती थी, और उसको लाइट देने के लिए ऊपर से सन की लाइट लगाई गई होती थी, मतलब सूरज की रोशनी से उस कमरे को प्रकाश किया जाता था। अब पहले ज्यादा लाइटिंग का बहुत सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो सनलाइट ऊपर से आ रही होती है, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको रोकने के लिए सनलाइट की लाइट को एक फैक्ट्री फिटेड कॉटन क्लॉथ लगाया गया था। इस अरेंजमेंट में वो जाकर के नरेटर को बैठा देता है। नरेटर को बैठाने के बाद ही वो बड़े से डिवाइस, बड़े से कैमरे के अंदर अपना फेस इन करता है, और फेस इन करके ब्लैक क्लॉथ अपने ऊपर डालता है ताकि वो नरेटर का फोटो खींच सके। और 1 सेकंड में ही, मतलब 1 सेकंड में, एक पल में क्या करता है, कैमरे से बाहर निकल आता है और कुछ हताश सा होता है, डिसअपॉइंटेड सा होता है फोटोग्राफर, और जाकर के जहां से सनलाइट आ रही होती है उस जगह को एक हुक स्टिक से फाड़ देता है ताकि और लाइट अंदर आ सके। और फिर आकर के नरेटर से कहता है कि तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कुछ गड़बड़ है। तो नरेटर को लगता है हाँ मेरा चेहरा ठीक नहीं है, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि जो फोटोग्राफर होते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो रोज कई लोगों का फोटो खींच रहे होते हैं। तो शायद जो मेरा चेहरा है, नरेटर को लगता है कि वो फोटोजेनिक नहीं है। वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं फोटोग्राफी के लिए अच्छा हो। और वो बोलना चाहता है फोटोग्राफर को कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका चेहरा एकदम सपाट नहीं है या फोटोजेनिक नहीं है। फोटोग्राफर तो यहां तक भी कहता है कि तुम्हारा चेहरा फुल है, 3/4 फुल फेस तुम्हारा है। 3/4 मतलब होता है एक ऐसा चेहरा जिसमें फ्रंट फेस हो और फेस के साथ बॉडी के एंगल को भी क्या किया जाए, कवर किया जा सके। तो कहना चाहता है कि तुम्हारा फेस जो है वो फोटो के लायक नहीं लग रहा है मुझे। अब यहां पर नरेटर की बात को फोटोग्राफर रोक देता है और अपने काम में व्यस्त होता है। वो ये ध्यान नहीं देता है कि नरेटर क्या कह रहा है। फोटोग्राफर पास में आता है नरेटर के, और नरेटर को का चेहरा पकड़ लेता है, इसका सर पकड़ लेता है, और उसको सर को ऐसे टिल्ट करके ऊपर तक घुमा देता है। फिर जो नरेटर होता है उसको लगता है कि तो किस तरह जा रहा है ना, ऐसे चेहरा पकड़ के, सर पकड़ के घुमाने लगता है। फिर उसका वो फेस भी टर्न करने लगता है, और इतना टर्न कर देता है, चेहरा इतना घुमा देता है जितना घूमना संभव था। सोचिए, नरेटर थोड़ा हक्का बक्का समझ जाता है। नरेटर को लगता है कि ठीक है, ये शायद मेरे फोटोग्राफ लेने का वो एंगल बना रहा है, वो अभी भी बुरा नहीं मानता है। और फोटोग्राफर को आदत होती है सब में बुराई निकालने की, वो हर वक्त क्रिटिसाइज करता है, बुराइयां करता है, कहता है तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं है, कभी उसके सर की बुराई करता है, कभी उसके कान की बुराई करता है। वो कहता है, एक दो लाइन में बताता हूं, कहता है आई डोंट लाइक द हेड, कहता है तुम्हारे ईयर्स आर बैड, और तो और आई डोंट लाइक द फेस। ये सब सुनकर के ऑथर को, नरेटर को बुरा तो लगता है, और उसे फोटोग्राफ खिंचाना होता है, वो बर्दाश्त करता रहता है। उसे थोड़ा अपने अंदर भी लगता है कि शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगती है। तो फोटोग्राफर बजाय कह सकते हैं कि फोटो लेने के और अपने स्किल्स को बेटर करने के, वो सारी कमियां किसमें डाल देता है, नरेटर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद वो नरेटर को कहता है कि जरा अपना मुंह खोलिए, हाँ, और फिर अचानक कहता है बंद कर लीजिए, ताकि वो उसके कैमरा एक्शन से उसका फोटो ले सके। और इसी तरह से वो नरेटर्स को कई सारे टिप्स आता रहता है। मतलब कभी कहता है कि आप जरा ऊपर देखिए, फिर कहता है जरा सा
सीना पफ्टिंग करिए, थोड़ा सा सांस फुलाइए, थोड़ा लंग्स बाहर करिए, थोड़ा अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करिए, फिर हाथ अपने नी पे रखिए। तो इस तरीके से कई सारे पोजीशन बैठे बैठे उसके कई सारे क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है। शायद मैं और आप होते तो झल्ला जाते, फोटो नहीं खिंचवाना है। और क्योंकि जो नरेटर है वो एक बहुत ही कूल एंड काम व्यक्ति है, और वो इस सारे जो एक्रोबैटिक एक्शंस होते हैं वो सब बैठे बैठे कर रहा होता है, और फोटोग्राफर उसे जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देता है वो करता रहता है। और इस दौरान फोटोग्राफर रुकता नहीं है और बुराई भी करता रहता है। वो बुराई करता रहता है उसके चेहरे की, वो बुराई करता रहता है उसके 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 एक्सप्रेशंस की, बाल आ रहे हैं तुम्हारे चेहरे में आगे, तुम्हारा कान जो है वो ठीक नहीं है, ये सब बुराई करता रहता है। और बुराई करते करते एक समय ऐसा भी आता है कि जो नरेटर होता है वो भी आ जाता है, कहता है तुम सिर्फ बुराई में नहीं कर रहे हो, और उठ करके जैसे खड़ा होता है वो अब थोड़ा इमोशन में और डिग्निफाइड में, मतलब बदतमीजी नहीं करता है, बहुत कहते हैं आदर के भाव से कहता है कि जो मेरा चेहरा है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और मैं पिछले 40 साल से इस चेहरे के साथ जी रहा हूं, तो तुम्हें फोटोग्राफ लेना है तो मेरे इसी चेहरे से लेना है। अब फोटोग्राफर उसको बैठाता है और बात करते करते क्या करता है, अचानक एक स्ट्रिंग पुल कर देता है। स्ट्रिंग पुल करते ही क्या हो जाता है, फोटो खिंच जाती है। तो एक तरह का मोशन में होती है जो फोटो खिंच जाती है, और ये बात नरेटर को पता ही नहीं चलती, उसका फोटो भी लिया गया। नरेटर को बताता है फोटोग्राफर की तुम्हारा फोटो हो गया है, और तुरंत कहता है मुझे फोटो दिखाइएगा। भाई मैं और आप आजकल तुरंत फोटो देख लेते हैं, फोटो खींचते हैं तुरंत आकर के अपने कैमरे में स्क्रीन में देख लेते हैं। तो पहले जमाने में ये सब फैसिलिटी तो थी नहीं, क्योंकि फोटो खींचने के बाद उसका एक नेगेटिव होता था, उसको डेवलप करना पड़ता था डार्क रूम में। तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा अभी नेगेटिव डेवलप करूंगा, अभी ये जो प्रूफ है डेवलप होगा, तुम्हें एक सैटरडे को आना पड़ेगा और तब मैं तुम्हें तुम्हारा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। नरेटर फिर सैटरडे को पहुंचता है, सैटरडे को पहुंचता है अपने फोटोग्राफ को, और साथ में फोटोग्राफर के खड़े देख रहा होता है, दोनों फोटो को देख रहे होते हैं। नरेटर आश्चर्य करता है ये फोटोग्राफ है किसका, इतना शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता है कि मेरा फोटो है। फिर वो फोटोग्राफ के बारे में एक एक चीज करके, एक एक फीचर्स के बारे में वो फोटोग्राफर से पूछता है। वो पूछता है फोटोग्राफर से कि ये आईब्रोज जो दिख रहे हैं ये किसके हैं। तो फोटोग्राफर थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट बनते हुए, मैंने बताया ना वो साइंटिफिक नेचर का इंटेलिजेंट फोटोग्राफर है, थोड़ा स्मार्ट बनते हुए कहता है जानते हैं तुम्हारा आईब्रो जो है वो ठीक नहीं था, तो मैंने तुम्हारे आईब्रो को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और नया आईब्रोज को बंदे में लगा दिया यूजिंग अ डेल्फाइड टेक्निक। पहले जमाने में चलती होगी डेल्फाइड टेक्निक, तुम्हारा आईब्रो मैंने हटा दिया। तो बोलता है जो तुम्हारे बाल आ रहे थे ना, आगे आगे बाल आ रहे थे, जो स्कल पे बाल आ रहे थे, उसको हटाना भी मैंने हटा दिया। तुम्हारे फेस को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा टचअप किया, रीटच कर दिया है। तो मैंने तुम्हारा फेस चेंज कर दिया, तुम्हारी आईब्रो चेंज कर दी, तुम्हारी आईज चेंज कर दी। तो बोलता है भैया आप बचा क्या, बोलता है मेरे कान जो है वो मेरे लग रहे हैं। बोलता है हाँ, फोटोग्राफर बोलता है हाँ कान तुम्हारे मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे कान थोड़े लो होने चाहिए, तुम्हारा काम मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं तुम्हारा काम भी क्या करते हैं हम चेंज कर देंगे, मेरे पास एक और टेक्निक है जिसका नाम है सल्फाइड टेक्निक, हम इस टेक्निक से तुम्हारा कान जो है वो भी चेंज कर देंगे। इस पर नरेटर को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अब मुझे ये फोटोग्राफ जो कि मेरा नहीं है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तुमने अपनी सारी काबिलियत दिखा दी, पर मैं नहीं। मैं तो फोटोग्राफ चाहता था जैसा मुझे ईश्वर ने मुझे बनाया है, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखाई दूं, ताकि मेरे बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव्स मेरी मौत पर मुझे देखकर याद कर पाए। तुमने तो मुझे पूरा ही बदल दिया। अब फोटोग्राफर को कहने को कुछ नहीं होता है, और नरेटर की आंख में आंसू होता है, कहता है ये फोटो नहीं है मेरे लिए तो बबल है। बबल मतलब होता है कुछ चीज, और वो वही फोटोग्राफ छोड़ करके कहता है फोटो तुम ही रख लो, और यह कहते हुए वह आंख में आंसू लिए स्टूडियो से बाहर निकल जाता है। ट्रेजर चेस्ट की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, द एलिवेटर। हाँ, ये एक स्टोरी है क्लैस्ट्रोफोबिया पर। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ क्लोज्ड स्पेस, किसी बंद जगह पर कैद होने का डर। एक फिक्शन है, एक स्टोरी जिसमें एक बच्चा जिसे डर लगता है और उसके पिता उसे मदद नहीं करते हैं, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका थीम है इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ अ सेंसिटिव बॉय बाय एन इनसेंसिटिव फादर। मतलब एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि 12 साल का है, मार्टिन उसका नाम है, डरा सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है, और इसके पिता कभी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं और डिटेल में समझते हैं, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी समझने और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी शुरू होती है मार्टिन के साथ। मार्टिन एक पतला दुबला सा 12 साल का बच्चा है, और इसे हमेशा लिफ्ट से डर लगता है। इसे डर लगता है कहीं लिफ्ट गिर न जाए, इसे डर लगता है कि लिफ्ट कहीं रुक न जाए और मैं लिफ्ट के अंदर ट्रैप न रह जाऊं, और तो और उसे लिफ्ट में दूसरे व्यक्ति के साथ रहना भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है जब व्यक्ति लिफ्ट में रहते हैं तो लिफ्ट में इधर उधर देखते रहते हैं बेवजह ही। तो लिफ्ट से उसका डर जो है वही इस कहानी का मेन थीम है। मार्टिन के पापा एक नई प्लेस पर सेटल हो गए हैं। ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पुरानी से लिफ्ट है, और इनका फ्लोर है 17th फ्लोर में इनको अपार्टमेंट मिला है। इस बिल्डिंग की जो लिफ्ट है वो बहुत डरावनी है। डरावनी क्यों है? क्योंकि इस बिल्डिंग की लिफ्ट पुरानी है, इस बिल्डिंग की लिफ्ट में प्रॉपर लाइट नहीं है, लिफ्ट की जो वॉल्स है वो डर्टी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिफ्ट का डोर। लिफ्ट का जो डोर है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, जल्दी से बंद हो जाता है, और जब बंद होता है तो टिंग आवाज। और मार्टिन ऐसे ही लिफ्ट से डर लगता है। मार्टिन सीढ़ियों से क्यों नहीं चलता है? 17th फ्लोर, 17 फ्लोर तक किसी को जाना हो सीढ़ियों से तो मार्टिन की सीढ़ियां भी इक्वली बैड है और इक्वली स्केरी है। सीढ़ियों में प्रॉपर लाइट नहीं है, इसीलिए वो सीढ़ियों से भी नहीं चलता है। मार्टिन की जो लिफ्ट है, जिस लिफ्ट में उसे जाना होता है, उसमें सिर्फ 3 लोगों की जगह है, और कई बार जब 2 लोग भी लिफ्ट में आ जाते हैं तो भी लिफ्ट भरी भरी से लगती है। स्कूल से लौट रहा था और वो स्टेयर्स से चलता हुआ अपने 17th फ्लोर पहुंच गया। क्यों स्टेयर्स से? क्यों बताया था, लिफ्ट से उसे डर लगता है। अब उसकी सांस फूल रही है बहुत तेजी से, बहुत तेज सांस ले रहा है। उसके पापा ने उसे डांटा, व्हाई डिडंट यू केम टू एलिवेटर, तो लिफ्ट से क्यों नहीं आए? उसके पापा उसे डांटना शुरू कर देते हैं बिना उसकी बात सुने। उसे कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, और तो और तुम तो खेल में भी अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम कहे हो। मार्टिन ये सब सुनता रहता है। मार्टिन को लगता है कि पापा उसके फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उसे लिफ्ट यूज करने की, तो हो सकता है डर की वजह से वो लिफ्ट का यूज करने का आदी हो जाएगा। बट
बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसे लिफ्ट का डर उसके मन से कभी नहीं गया, क्योंकि लिफ्ट में जाने पर उसे एक अजीब सा डर घेर लेता था। उसे लगता था कि कहीं लिफ्ट गिर तो नहीं जाएगी, या उसे लगता था कहीं लिफ्ट बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी। और उसे कई बार अकेले ना रहकर किसी के साथ रहने में भी डर लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि साथ रहते भी हैं हम लिफ्ट में और हम इधर उधर देखते रहते हैं, स्टेयरिंग एट नथिंग। तो उसे लिफ्ट पसंद नहीं है। आज उसे लगता है कि पापा अगर मजबूर कर रहे हैं लिफ्ट में चढ़ने के लिए, तो हो सकता है मेरी आदत बन जाए। जैसे स्कूल में बच्चे मुझे बुलिंग करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे मुझे ताने कसते हैं, तो मुझे सुनने की आदत से हो गई है। तो हो सकता है एक दिन मुझे लिफ्ट में चलने करने की भी आदत सी पड़ जाएगी। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो एक दिन वो लिफ्ट से उतर रहा होता है नीचे, तो 14th फ्लोर, याद रखिएगा 17th फ्लोर में रहता है मार्टिन। 14th फ्लोर में लिफ्ट रुकती है और एक मोटी उसके अंदर एंटर। वो जो मोटी लेडी होती है उसने ग्रीन कोट, जो कि बैलून सा होता है, मतलब खूब फैला सा होता है, ग्रीन कोट वो पहन रखा होता है, जो कि मार्टिन को टच कर रहा होता है। लिफ्ट छोटी है, याद रखिएगा। मार्टिन सट कर कोने में चला जाता है। इस लेडी की गाल बड़ी बड़ी फ्लैशी चीक्स हैं और बड़ी गर्दन है। इस लेडी की आंखें छोटी हैं पर बहुत शार्प है। और वो लेडी के एंटर करने पर मार्टिन डर जाता है। लेकिन लगातार मार्टिन घूमती रहती है, जैसे लगता है कि बोर कर जाएंगे। मार्टिन इससे बोलता नहीं है, और वो सोचता है कि ये लेडी मुझे घूर क्यों रही है, और ये लेडी है कौन, ये लेडी आई कहां से है। मैंने पहले कभी इस लेडी को नहीं देखा। वह अभी बहुत सारी चीजें मन में सोचता है और लेडी से बात नहीं करता है। वो मजबूर होता है कि लिफ्ट से उतर भी नहीं सकता, क्योंकि लिफ्ट में जो लेडी होती है वो उसकी जो ड्रेस होती है, उसका जो कोट होता है, मार्टिन को ब्रश कर रहा होता है, पूरी बॉडी को उसको टच कर रहा होता है। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट रुकती है, लेडी बाहर निकलती है और लॉबी की तरफ मूव कर जाती है। मार्टिन जैसा लगता है कैद से आजाद हो गया, एकदम भाग पड़ता है स्कूल तक, बिना रुके डायरेक्ट दौड़ते हुए स्कूल चला जाता है। वहां पर भी वो इस फैट लेडी के बारे में सोचता रहता है कि आखिर ये फैट लेडी कहां से आई। इस बिल्डिंग तो मैं तो कहीं देखा नहीं मैंने इस लेडी को। अब स्कूल से लौट चुका है मार्टिन, थोड़ा नर्वस है, परेशान है, और वापस लिफ्ट में चढ़ता है। पर मन में ये भी सोचता रहता है कि मैं इस लेडी से, जो कि बूढ़ी लेडी है, इससे मैं डर क्यों रहा हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। वो लिफ्ट में एंटर करता है और उम्मीद करता है कि लिफ्ट उसे 17th फ्लोर तक ले जाएगी। याद रखिएगा 17th फ्लोर में मार्टिन रहता है, और 3rd फ्लोर पर लिफ्ट आके रुकती है। और जो डर था वही हुआ। जानते हैं, वो फैट लेडी जो उसे घूर रही थी मॉर्निंग में, वही लेडी लिफ्ट में एंटर। मार्टिन उसे धीरे से आवाज में कहता है कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। लेडी को यह कहने के लिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसने सोचा लेडी मना कर देगी, क्योंकि लेडी को नीचे जाना है। पर लेडी अपनी गर्दन हिलाती है, नॉड करती है और लिफ्ट में घुस जाती है। मार्टिन को तो जैसे लगता है कि बुरा सपना जो था वो सच हो गया। मार्टिन वैसे ही करता था, और आज वो फिर से उसको क्या कर रहा है, उसी लेडी का सामना करना पड़ रहा है। मार्टिन कुछ नहीं कहता है, बल्कि किनारे सरक जाता है। इस बार मार्टिन मन ही मन सोचता है कि अरे मैं 7th फ्लोर में लिफ्ट को रोक दूंगा, और 7th फ्लोर के बाद बाकी आधा रास्ता मैं ऊपर चला जाऊंगा। और मन ही मन ये भी सोचता है कि ये लेडी मॉर्निंग में 14th फ्लोर से चढ़ी थी और फर्स्ट फ्लोर पे आई थी, ये अब 3rd फ्लोर में क्यों चढ़ रही है। और लेडी ने बटन कौन सा दबाया, लेडी ने 14th फ्लोर का बटन न दबा करके 18th फ्लोर का बटन दबाया, मतलब सबसे टॉपमोस्ट फ्लोर में लेडी जा रही है। अब मार्टिन दुबका सा है, लेडी उसे घूरे जा रही है, देखे जा रही है, और मार्टिन को लगता है कि मैं लिफ्ट का बटन दबा करके 7th फ्लोर में उतर जाऊंगा और फिर वहां से क्या करूंगा, बाकी सीढ़ी पे चला जाऊंगा। पर मार्टिन जब बटन टच करने की कोशिश करता है तो लेडी की बॉडी आ जाती है, तो वो किसी की बॉडी को टच भी नहीं करना चाहता है, बहुत अशेम्ड सा फील करता है, लेकिन वो बटन नहीं दबाता है। कैसे तैसे लिफ्ट पहुंचती है, मार्टिन दौड़ता हुआ अपने फ्लैट में घुसता है। पापा मिलते हैं, उन्हें बताता है, क्योंकि घर में पिताई है जिनको पूरी बात बता सकता है। बोलता है पापा मुझे 2 बार एक ओल्ड फैट लेडी मिली, वो एक स्ट्रेंज लेडी थी, क्या आपने उसे देखा है। उस समय मार्टिन के पापा टीवी देख रहे होते हैं, और वो कहते हैं टीवी में ही देखते देखते कि मैंने नहीं देखा है। मार्टिन को लगता है कि मैं पापा को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पापा तो मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरे अंदर की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे। फिर भी उसके पापा को बताता है। पापा उसे और नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं एक औरत के घूरने से तुम डर रहे हो, तुम कब बड़े होगे मार्टिन, कब होगे बड़े, तुम कहां हो, तुम्हें बूढ़ी लेडी से डर है। इतना सुनता है मार्टिन को बहुत दुख होता है, पापा से डांट खा चुका होता है, और वो अपने कमरे में चले जाता है और वहां जाके रोने लगता है। मार्टिन के पापा ये बात जानते हैं कि मेरा बेटा रो रहा है, और आज मार्टिन ठीक से सो भी नहीं पाता है। सुबह फिर होती है, एलिवेटर की तरफ पहुंचता है, एलिवेटर पर वो मोटी लेडी होती है, वो मोटी लेडी मुस्कुरा रही होती है एलिवेटर पर। मार्टिन वापस पीछे आता है और स्टेयर्स की तरफ भाग जाता है। उस समय डार्क होता है और वह गिर जाता है। गिरते ही उसकी टांग टूट जाती है। मार्टिन के पापा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं इस बात से कि मेरा बेटा कायर है, और उसे अब क्रच लेके चलना पड़ेगा। अब मेरे बेटे को क्रच लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि टांग टूट चुकी है। मार्टिन अभी भी दुखी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई तो मेरे साथ रहेगा, और डॉक्टर ने वैसे भी मार्टिन को रेस्ट करने के लिए कहा है, तो उसे लगता है कि ठीक है मेरा लिफ्ट से छुटकारा हो जाएगा, मैं उस फैट वुमन से नहीं मुलाकात करूंगा। अब मार्टिन को लगता है कि मेरे पापा मेरे साथ चल रहे हैं, तो मुझे अब डर भी नहीं है इस एलिवेटर में जाने का। और मार्टिन के पापा 9th फ्लोर में लिफ्ट को स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं मुझे मिसेस उलमैन से मिलने जाना है। मार्टिन मना करता है कि पापा मत जाइए, तो उसके पापा ये कहते हैं क्या तुम डर गए हो, तुम अकेले डर रहे हो। वो पापा को यकीन दिलाता है कि पापा मुझे भी साथ ले लीजिए, मैं भी चल रहा हूं। पर पापा को कहने के बावजूद वो बटन दबाता है 9th फ्लोर में, तब तक लिफ्ट तो जानते ही हैं जल्दी से बंद हो जाती है और धम से आवाज होती है और लिफ्ट चल पड़ती है।
10th फ्लोर में लिफ्ट फिर रुक जाती है और फिर वही होता है, वो फैट ओल्ड लेडी मुस्कुराती है। वो ओल्ड लेडी लिफ्ट में एंटर कर जाती है। मार्टिन इस समय कचित दिया खड़ा है और वह कुछ नहीं कर पाता है। वह निकलना भी चाहता है बाहर, पर फैट लेडी जब एंटर करती है तो इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो बाहर निकल पाए। और इतनी देर में दरवाजा बंद, लिफ्ट का दरवाजा बंद, तेज आवाज होती है और फैट लेडी मुस्कुरा कर कहती है हेलो मार्टिन, और स्टॉप का बटन दबा देती है। कहानी पर खत्म हो जाती है। ट्रेजर चेस्ट से द गर्ल हू कैन, एक फीमेल ट्राइपाइटाइट फैमिली स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी जो आपको कहीं लगेगा कि इंडियन कस्टम्स, इंडियन ट्रेडिशंस से बिलोंग करती है। एक्चुअली में ये हर लड़की की कहानी है जिसको घर में रोका गया है, जिसको कई सारे बंधनों में बांधा गया है, और ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी गर्ल का फाइट फॉर हर राइटफुल प्लेस इन दी सोसाइटी। सच कह रहा हूं, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। द गर्ल हू कैन। तो ये एक छोटी लड़की, 7 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम है अजुआ। ये एक छोटे से गांव, घाना नाम के देश के छोटे से गांव हसौड़जी में रहती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेस है। एक ऐसी प्लेस जहां जब पूरे घाना में जब सूखा पड़ जाता है, पर यहां पर हरियाली हर वक्त रहती है। ये अपनी दादी और अपनी मां के साथ रहती है। तो कहानी 3 फीमेल कैरेक्टर्स की है। दादी एक ओल्ड लेडी है जिसको नाना के नाम से जाना जाता है, घर में नाना उसको बुलाती है। और कहानी में मां है जिसको मामी, मामी मत करके ये लड़की बुलाती है, और खुद ये लड़की जिसको हम अर्जुआ कह रहे हैं, पूरी कहानी अर्जुआ नरेट कर रही है, जो कि 7 साल की छोटी सी बच्ची है। तो इस कहानी में आपको 3 जनरेशन का स्ट्रगल दिखाई देगा। एक दादी है जो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करती है, ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन बिलीव करती है, मानती है कि लड़कियों को एक चाइल्ड बियर के रूप में, एक कह सकते हैं बच्चा जो जन्म देने वाली है, उस रूप में देखती है। गर्ल्स को इस रूप में देखती है। अब वो सोचती है गर्ल्स का ट्रेडिशनल रोल है कि वो परिवार संभाले, स्कूल्स ना जाए, अपने फैमिली को बियर करे, चाइल्ड को नर्चर और बियर करे। यह सोचती है उसकी दादी। और उसकी मां है, वह दादी को अपोज भी नहीं कर पाती है, क्योंकि दादी एक अथॉरिटेरियन पर्सन है, उसकी ही घर में हुक्म चलता है, और दादी के आगे वो चुप हो जाती है, या कभी कभी मनी मन रो लेती है, दादी के सामने रो भी नहीं पाती है। और बच्ची अजुआ इतनी छोटी है कि वो अपनी पूरी बात भी नहीं समझा पाती है। तो कहानी में अजुआ कभी कभी अपना खाना ना खाती, तब उसकी दादी उसे डांटती, कहती कि तुम जिंदगी में और भी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाली हो, तो इसलिए जल्दी से क्या करो, फूड फिनिश कर दो। मतलब छोटी छोटी बातों पर उसको दादी से कभी कभी डांट पड़ती है। याद रखिएगा, वो अपनी दादी और मामी जिसे बोलती है, दोनों को बहुत प्यार करती है। इसकी मां का नाम अजुआ को लगता है कि सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम और बहुत सारी है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस में उनको फेस करनी है एज अ वुमन। वो कहती है कि उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपनी पूरी विचार सबके सामने नहीं रख पाती है। कभी कभी वो कुछ बोलना चाहती है, पर वो अपनी बात को समझा नहीं पाती है, और बहुत मुश्किल से कोई से बड़ा मिलता है, कोई एल्डरली पर्सन मिलता है जो उसकी बात सुनता है, और जब वो उनको सुनाती है, जैसे वो अपनी दादी को, जिसको नाना कहती है, जब उसे अपनी कोई बात सुनाती है, तो नाना उसकी बात को सुनने के बाद 2 में से एक रिएक्शन देती है। या तो वो बहुत हंसती है, और इतना हंसती है, इतना हंसती है, इतना हंसती है कि हंसते हंसते आंख से उसके आंसू निकल आते हैं। दादी की आंख से आंसू निकल आते हैं हंसते हंसते। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, दादी यही बात किसी दूसरी एल्डरली वुमन के साथ शेयर कर लेती है, और वो वुमन भी हंसते 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 तब तक हंसते रहती है जब तक आंख से क्या निकला है, आंसू न निकला है। ये प्रोसेस कभी कभी तीसरी, चौथी और 5वीं वुमन तक भी कैरी ऑन होता है। तो या तो अजुआ की बात को सुनकर के दादी हंसती है, और या तो उसको डांट लगा देती है, कहती है नेवर नेवर रिपीट इट, इस बात को कभी किसी के आगे रिपीट मत करना। अभी छोटी सी बच्ची है, 7 साल की लड़की है, उसे क्या मालूम क्या बड़ों के सामने बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो हर बात उसको रोका टोका जाता है, जैसा कि गर्ल चाइल्ड के साथ होता है। उसे कई चीजों को कहने से नहीं दिया जाता है, उसके मन में उसके विचार रह जाते हैं। तो इस तरीके से ये अजुआ की प्रॉब्लम है। उसे महसूस होता है कि दादी उसकी बहुत अच्छी है, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है, मां को बहुत प्यार करती है, बट दादी का एक ही कंप्लेन है, दादी की एक ही शिकायत है। दादी खुश इस बात से है कि वह उसके घर की पहली लड़की है, अजुआ घर की पहली बॉर्न फीमेल चाइल्ड है, इस बात की तो दादी खुश है। बट दुख इस बात का है कि अजुआ के पैर पतले हैं और लंबे हैं, टू लॉन्ग फॉर अ वुमन। उसका मानना है, दादी का मानना है, ये पैर बहुत पतले हैं, स्पिंडल शेप्ड पैर हैं, जैसे कांटी होती है ना जिसमें तागा लपेटते हैं, वैसा स्पिंडल होता है। तो स्पिंडल शेप्ड इसके पैर हैं, जो कि टू थिन है, और इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इतने उसमें मसल्स नहीं है, काफ मसल्स कहते हैं, जो पैरों में मसल होती है उसे काफ मसल कहते हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो एक स्ट्रांग हिप को सपोर्ट कर पाए। और जब बॉडी में गर्ल के स्ट्रांग हिप नहीं होगा तो वो बेबी को प्रॉपर बियर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर दादी इसीलिए नाराज होती है, और इस बात के लिए कई बार घर में इसी बात पर झगड़ा चलता है, इसी बात पर बहस चलती है कि अजुआ के पैर बहुत पतले हैं, अजुआ के पैर बहुत लंबे हैं, जो एक वुमन के जैसे नहीं लगते हैं। इसी बात पर दादी को हमेशा दुख होता है, मां को नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मां ऐसा कभी नहीं कहती है, मां तो दादी के खिलाफ भी रहती है, पर वो दादी का विरोध नहीं कर पाती है, दादी के सामने वो चलती नहीं है, क्योंकि दादी की तेज आवाज के आगे मां की आवाज दब जाती है, क्योंकि दादी अपनी तेज आवाज से मां को डरा देती है, और मां सिर्फ सहम जाती है और अंदर ही अंदर रोती है। अजुआ अपनी मां की इस दर्द को महसूस कर पाती है, पर वो भी छोटी बच्ची है, वो भी कुछ नहीं कर पाती है। दादी हर वक्त पैरों के लिए उसकी मां को कोसती, और मां को कहती कि तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिद करके, जिसकी वजह से तुम्हें लड़की पैदा हुई। तो अजुआ के लिए, अजुआ के खासकर पैरों के लिए दादी बहुत नाराज रहती है। उसे लगता है कि ये सही पैर नहीं है, या वो पैर नहीं है जो एक फीमेल के पास होने चाहिए। और मां जो है, जिसको मामी बोलती है, वो मां जो है हर वक्त अपनी बेटी का सपोर्ट करती है। वो कहती है कि सोचिए घर में एक बेटी जिसके पैर है वैसे पैदा हुई है, सोचिए उन बच्चों को जो अपंग पैदा होते हैं, जिनके पैर डिफॉर्म्ड होते हैं। तब दादी यही समझाती है कि वो तो कुछ नेचर का, वो तो कुछ गॉड का मकसद है कि गॉड कुछ को ऐसा कर देता है, बट वो बहुत रेयर फिनोमेना है। पर पैर होना चाहिए तो ऐसे पैर होने चाहिए ताकि चाइल्ड एक वुमन बनकर एक चाइल्ड नर्चरर या रेयर बन पाए, मतलब एक स्त्री बन पाए और एक चाइल्ड पैदा करने वाली लेडी बन पाए। पैर ऐसे होने चाहिए। तो घर में इस बात पे कांस्टेंट झगड़ा चलता है। वो चाहती है, अजुआ 7 साल की है, वो चाहती है कि दादी को समझाए, मम्मी को समझाए कि मेरे पैरों की चिंता मत करिए, मेरे लेग्स ठीक है, बट मैंने कहा ना, वो अपने विचार रख नहीं पाती है क्योंकि दादी का डोमिनेटिंग नेचर है। अब ये घर में चल ही रहा होता है, अजुआ दुखी रहती है, उसे मन में आता है कि जो वुमेन्स बेबी बॉर्न करती हैं तो उनके पैर मुझे देखना है। अब वो चाहती है उनके नेकेड पैर को देखना, क्या वो पैर दिखते कैसे हैं, इसके लिए बहुत प्रयास करती है। वो जानना चाहती है कि जो एल्डर वुमेन्स हैं वो
उनके पैर देखने के लिए, उनके नेकेड पैर देखने की कोशिश करती है। और आपको पता ही है वुमेन्स एक ऐसा लॉन्ग रैप क्लोथ पहनती है कि पैर दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए उसके मन में आता है कि क्यों ना जो रिवर है जहां पे वुमेन्स जाके नहाने जाती है इवनिंग में, मैं वहां चले जाऊं देखने के लिए, पर इसको परमिशन नहीं होती है ना, इसको अलाउ नहीं होता है क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है। तो अगर कभी कभी जाती भी है तो अपनी माँ और दादी के साथ जाती है रिवर बैंक्स में, वो भी शैलो एंड में जहां पर मतलब कम गहरा है, और वहां पर वो और गर्ल चाइल्ड जो भी होती है जो इसी एज की होती है, और इसको अपनी दादी और माँ के लेग्स तो ये देखने को मिलते हैं, पर वो लेग्स उनको समझ में आते हैं ये तो वो लेग्स है जो बेबी बॉर्न कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और एल्डर वुमेन्स के लेग को देख नहीं पाती है। घर के पीछे भी इनके हट है जहां पे बाथ हाउस बना हुआ है, इनकी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा बाथ हाउस बना हुआ है क्योंकि वो रिवर जाना ज्यादा अलाउ नहीं है। तो वो बाथ हाउस में अपनी जैसी यंग गर्ल्स को जो इसकी एज की है उनका पैर देखती और सोचती है कि अरे इनके लेग्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ये अप्रूव्ड काइंड ऑफ लेग्स कैसे होते हैं, वो पैर कैसे होते हैं जो चाइल्ड बर्थ में मदद करते हैं। ये देखती है सारे पैर तो एक जैसे दिखते हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाती है क्योंकि और सब गर्ल्स के पैर उसी के जैसे पतले दुबले होते हैं। हालांकि एक कहानी में ये भी है कि अब ये जो स्कूल जाना पसंद करती है, एजोवा को स्कूल जाना अच्छा लगता है, जबकि और जो बॉयज गर्ल्स है, एल्डर बॉयज गर्ल्स है, इन्हें दूर, इनके गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, वहां जाने में दिक्कत होती है। जबकि एजोवा के लिए ये 5 किलोमीटर चल के जाना कोई बड़ा इशू नहीं है, उसे वॉकिंग टू द स्कूल एंजॉय लगता है, स्कूल उसके लिए नाइस प्लेस है। जबकि दादी सोचती है कि स्कूल में जाना लड़कियों के लिए, एजोवा के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। और माँ, यस, जिसको वो मामी कहती है, मामी हमेशा सपोर्ट करती है। माँ कहती है कि मैं ना पढ़ पाई, मैं एक तरह के अंधकार में कैद हो गई, पढ़ाई ना करना मतलब एक तरह से अंधकार में कैद हो जाना। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी अजवा पढ़े, वो अपनी बेटी के लिए सपोर्ट करती है, यहां वो उसका पक्ष लेती है, कहती है कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, लिख लेगी तो वो अपना नाम भी ले पाएगी, वो अपना नाम लिख पाएगी, पढ़ पाएगी, और तो और वो कुछ कैलकुलेशंस भी कर पाएगी, इसलिए चाहती है कि एजवा पढ़े। तो इस तरह से माँ हर वक्त एजवा के सपोर्ट में को साया बन करके अपनी बेटी का सपोर्ट करती है, और दादी हर चीज में विरोध करती है। स्कूल में एजवा एक अच्छी रनर है, एक अच्छी एथलीट है, और स्कूल के जब इवेंट्स होते हैं तो एथलीट इवेंट्स में वो अक्सर फर्स्ट आती है, रेसेस में, एथलीट इवेंट्स में हमेशा जीत जाती है। और घर में आके कभी वो नहीं बताती है कि मैंने रेस जीती है, घर में नहीं बताती है क्योंकि उसे लगता है कि क्या फायदा है बता करके घर में, क्योंकि इस बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती पॉजिटिव चीजों के बारे में, तो घर में कभी बताती नहीं है। पर एक दिन डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक मनाया जा रहा है जहां पर सारे गांव के बच्चे जो स्कूल से सेलेक्ट हुए हैं अब वो शहर जाएंगे इस इवेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें एजवा सेलेक्ट हो जाती है। एजवा आकर के अपने घर में बताती है, इसकी दादी सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है, वो कंफर्म करने के लिए स्कूल जाती है, और जब स्कूल में ये पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ एजवा एक बहुत ही अच्छी एथलीट है, एक बहुत ही अच्छी रनर है, दादी बहुत खुश होती है, घर का माहौल एकदम चेंज होता है। माँ इस समय भी अपनी बेटी का सपोर्ट करती है, वो और भी कुछ बताना चाहती है दादी को जो दादी को ना पता हो, बट माँ को जानते हैं दादी हमेशा कंट्रोल कर लेती है, दादी के आगे माँ की नहीं चलती है, तो मामी हमेशा चुप रह जाती है, अपनी विचार होगी मन में रख लेती है। दादी इतनी खुश है, दादी इतनी खुश है कि अब वो बदल जाएगी, अब वो वाली दादी नहीं जो पहले बहुत सख्त हुआ करती थी। अब दादी खुद उसके कपड़े धोएगी, एजवा के कपड़े धोएगी, और धोएगी भी नहीं, साथ में प्रेस भी करेगी। और आयरन अगर घर पे नहीं है, जो पहले जमाने में आयरन चलता था जिसको स्त्री कहते हैं, वो एक निबर से बोरो करके आएगी, मिस्टर कैंसल से बोरो करके आएगी। मिस्टर कैंसल है उनके एक निबर है, उनसे वो बोरो करके लाती है एक चारकोल का प्रेस, सीढ़ी का टाइप का होता है, कोयले टाइप का होता है, उसे जला के प्रेस चलता था, पहले जमाने में चलते थे, उस स्टीम से लोहे के बड़े प्रेस होते थे, तो वो प्रेस करती रहती है इसकी यूनिफॉर्म को एजवा के। इतनी खुश है दादी कि वो खुद प्रेस करती रहती है, आयरन करती रहती है, तब तक करती रहती है जब तक एजवा चिल्लाने लगती है, अरे बस कर दादी हो गया प्रेस मेरा यूनिफॉर्म। अब सोच लीजिए दादी कितनी खुश है, इसमें कितना एक्साइटमेंट है घर में। अब ये जब यूनिफॉर्म करके जाती है देखो खुशी से चलती है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक तो दादी ने खुद धोया है और खुद आयरन किया है, और दादी की दादी की तो बात ही मत पूछो, दादी तो खुद बेटी की तरह, अपनी पोती की तरह, एजवा की तरह खुद तैयार हो जाती है। वह जब डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीक चल रहा होता है तो दादी खुद बच्चों के पीछे रहती है, स्कूल के बच्चे आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे एक पुरानी कपड़े को अपने पुराने कपड़े को अच्छे से स्टार्च कर दे, नहीं होते मार लगा देना कपड़े को, जिससे कपड़ा बहुत स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, और दादी जब चलती है ना तो कपड़े से क्रीकिंग की आवाज आती है, हाँ कपड़े से क्रीकिंग की आवाज आती है दादी के पासिंग बाय करने से, और दादी को बहुत गर्व महसूस होता है अपनी पोती को आगे चलता हुआ देख और बच्चों के आगे, और दादी भी ऐसे चलती है जिससे मानो कहीं जा रही है, और वो अपनी दिशा में बच्चों के पीछे पीछे चलती है, वो हर इवेंट पे जाती है। और जब डिस्ट्रिक्ट एथलीट चल रहा होता है वहां पे हर रेस में एजवा टॉप, एजवा फर्स्ट, और फाइनली एजवा को डिस्ट्रिक्ट की पूरी ट्रॉफी, डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट एथलीट मिलता है जूनियर कैटेगरी में। इस तरीके से एजवा एक बहुत बड़ा मेडल, एक बहुत बड़ा कप जीत जाती है। यह कप देख करके पा करके दादी तो एकदम सातवें आसमान पे है, बहुत खुश है दादी, इतनी खुश है कि कप को अपनी पीठ में रख लेती है, अपने पीठ रख लेती है, जैसे छोटे बच्चों को पीठ उठा लेती है औरतें, अपने पीठ रख लेती है, क्योंकि बूढ़ी औरत है, अपने पीठ रख करके चलती है और उसे घर तक ले आती है उस कप को, जैसे मानो कप दादी ने जीता हो, और कप घर में ला करके इसकी मां को दिखाती है। मां आज भी उतनी खुश है, उतनी सरप्राइज है, पर मां के अंदर खामोशी है, मां शांत रहती है, खुश बहुत है पर मां शांत है, और दादी स्कूल वालों को यह कप लौटा देती है। तो इस तरह से दादी अब बदल चुकी है, दादी एकदम बदल चुकी है। दादी अब कह सकते हैं एजवा को सपोर्ट करती है, एजवा को पास लाती है, उसे गर्व महसूस होता है एजवा पे, वो उसे गले लगाती है, और गले लगा करके उसने अपने लैप जानते क्या होता है, अपनी गोद में, हाँ दादी एजवा को अपनी लैप में ले लेती है, और वहां पर धीमी से आवाज में, हाँ कुछ रोने की आवाज होती है, दादी रोते हुए भाव में कहती है, उसे दुख होता है, वह एजवा के पैरों को देखती रहती है, और देखती रहती है, पर वो ऐसा बिहेव करती है जैसे मानो कि वह एजवा का पैर देख नहीं रही है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है ये वही लड़की है, ये वही पैर है, ये वही पैर है एजवा के, जो उसे लगता था कि बेबी बॉर्न करने में मुसीबत पैदा करेंगे, या ये मेरी जो एजवा है आगे जाके बेबी बॉर्न नहीं कर पाएगी। पर आज उसे लगता है कि पैरों का काम कुछ और भी है, सिर्फ बेबी बॉर्न करना औरत का काम नहीं है, वह पैरों से और नई मंजिलें पा सकती है, नई ऊंचाइयों को छू सकती है। यह यकीन अब दादी को हो जाता है, इसलिए वो माफी मांगती है, वो गिल्टी महसूस करती है, उसे लगता है कि इसके पैर भले फ्लैशी ना हो, इसके पैर भले थिन लीन हो, लॉन्ग हो, बट ये और बहुत सारे नए काम कर सकते हैं सिवाय चाइल्ड बर्थ के। तो इस यकीन के साथ दादी बहुत खुश होती है, घर में बहुत खुशी का माहौल रहता है, और घर में सिर्फ कह सकते हैं कि एक इवेंट में इस एजवा की एक एबिलिटी ने साबित कर दिया द गर्ल हू कैन,
साबित कर दिया कि अगर समाज में कोई पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी परंपराएं हैं, तो उनको तोड़ने का हिम्मत आपको करना पड़ेगा। यस माय गर्ल चाइल्ड, तुमको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपके पांव खींचेंगे, आपकी जमीन आपकी तरफ से खींचना चाहेंगे, आपको गिराना चाहेंगे, पर मेरी गर्ल चाइल्ड को डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है और अपने उस ईश्वर पे विश्वास रखना है। यकीन जानिए, आपकी मां आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यही इस कहानी का मैसेज है, द गर्ल हू कैन। ऐसी कहानी जो आपको आईना दिखा देगी, जो आपको बता देगी कि आप जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं तो उसके खतरे क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं अपने आप से ही, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यही खतरा बताने के लिए ये कहानी है, आपको जागरूक करने के लिए है, एक वेकअप कॉल है ये कहानी। सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी कहानी के अंत में बताइएगा मुझे जरूर। तो आज की कहानी है द पेडेस्ट्रियन। ये डायस्टोपियन साइंस फिक्शन स्टोरी है बाय रे ब्रैडबरी। डायस्टोपियन मतलब होता है एक इमेजिन स्टेट जब इनजस्टिस हो रहा हो, और ये कहानी डील करती है प्रेशर टू कंफर्म टू सोशल नॉर्म्स, मतलब जो समाज में सब लोग कर रहे हैं वैसा हम भी करें, हम समाज से अलग नहीं रह सकते, ये एक प्रेशर है। और द डेंजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस आगे बढ़ती जा रही है तो इसके कुछ खतरे भी हैं क्या? हाँ, इसके खतरे हैं। इस कहानी में आप खतरे को जानेंगे और दी हॉरर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, और किस तरीके से गवर्नमेंट सुपर पावर होती जा रही है, उसके पास एक्सट्रीम पावर्स आ गए कंट्रोल करने की। इन खतरों को बताती है ये कहानी द पेडेस्ट्रियन। इसको पब्लिश किया गया था द रिपोर्टर में अगस्त 7, 1951 में। तो ये कहानी डेंजर ऑफ आइसोलेशन, एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी के बारे में बताती है, हमें चेतावनी देती है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने और अपनी फैमिली के अंदर रह जाएंगे तो हम समाज से कट जाएंगे। लोगों को जो समाज में रहना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, उनसे हम दूर हो जाएंगे। यही बताती है, यही चेतावनी देती है हमें ये कहानी। कहानी है लियोनार्ड मीड। याद रखिएगा, ये फ्यूचरिस्टिक कहानी है, 2053 की कहानी है। लियोनार्ड मीड एक यंग व्यक्ति है जिसे रोज वॉक पे जाना बहुत पसंद है, यही उसका सबसे फेवरेट काम है। और आज रात जैसे हर रात वो निकलता है, 8 बजे, नवंबर का महीना है और वह निकल चुका है वॉक पर। हमेशा की तरफ चारों तरफ शांति है, ठंडी का माहौल है और सिर्फ अंधेरा और शांति, कोई उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। और वह जिस दिशा में जाना चाहे वहां जा सकता है, क्योंकि सड़क पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो एक इंटरसेक्शन में पहुंचता है और तय करता है कि वह किस दिशा जाएगा। वह देखता है कि घर जो है उसे कब्रिस्तान की तरह लगते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जिस तरह से कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड शांत होते हैं, वहां हल्की सी रोशनी होती है जैसे जुगनुओं की होती है, वैसे ही घरों पे भी हल्की सी डिम लाइट है जो टीवी की लाइट्स होती हैं, वो दिखाई दे रही, स्क्रीन लाइट्स दिखाई दे रही हैं। लोग अपने घरों में एसी रूम में बैठे हुए हैं और अपनी टीवी स्क्रीन से ग्लूड है, चिपके हुए हैं। तो वो ऐसा महसूस करता है कि वह हमेशा की तरह आज भी अकेला है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी जो सांसें होती हैं, जब वो ब्रेथ आउट करता है तो उससे जो एयर में जो स्मोक पैदा होती है, हाँ आपके मेरे साथ भी होती है, ठंडी के दिनों में जब बहुत ठंडक होने लगती है तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप सिगार का धुआं छोड़ रहे हैं। ऐसी ही ठंडक होती है, ऐसे ही उसके ब्रेथ से क्या हो रहा है, स्मोक की तरफ बाहर निकल रहा है। वो नेचर पसंद व्यक्ति है, वो नॉट नीड रात को निकलता और आधी रात को घर लौटता। ये उसके मीलों तक चलने की आदत हो चुकी है और वो अपने मन में हमेशा सोचता रहता। उसे लगता है कि जो घरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें जो परछाइयां हैं, जो हमारे इंसानों की परछाइयां हैं, उसे वो ग्रे फैंटम्स मतलब गोस्ट की तरह लगती है। उन घरों से हल्की सी फेंट सी आवाज भी आती है अगर कुछ खिड़कियां खुली होती है, पर वो आवाज क्लियर नहीं होती है। वो विंडो से आने वाली आवाज सिर्फ एक मर्मरिंग की आवाज होती है जो क्लियर नहीं होती है। हार्ड सोल्स के शूज अब वो नहीं पहनता है। लियोनार्ड ये जान चुका है कि हार्ड सोल के शूज जो होते हैं वो आवाज करते हैं, इसलिए वो अब स्नीकर्स पहनता है, इसलिए ताकि शोर ना हो रात के समय। क्योंकि जब शोर होगा तो डॉग्स होंगे, ओनर्स होंगे जो जाग जाएंगे, हाँ जो होम ओनर्स होंगे जाग जाएंगे और वह सब उसकी तरफ क्या करने लगेंगे, लाइट जला देंगे। तो वो उन सब से बचने के लिए चुपचाप रात को निकलता है, स्नीकर्स पहन के निकलता है। रास्ते में वो तय करता है कि आज उसे वेस्ट की दिशा में जाना है जहां पे फ्रोजन सी है, क्योंकि ठंडक बहुत है और वह नेचर प्रेमी है। वह अलोन रहना पसंद करता है और नेचर के लैब में चले जाना चाहता है। और आज उसे चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ की बड़ी बड़ी लेयर दिखाई देती है। दूर से वो महसूस करता है और जब वो नजदीक जाता है तो एक पेड़ की पत्ती को वो हाथ में उठा लेता है, देखता है उसका स्केलेटल फिगर, अर्थात पत्तियों में कैसे विंग्स बने हुए हैं, लीव्स की मिडरिब्स बनी हुई है, और वहां से नजदीक ला करके उसकी रस्टी स्मेल को महसूस करता है। वो विस्पर करता है और कहता है घर वालों से, हेलो इन देयर, अरे आप लोग हैं घर पर। और वहां घर से सोचता है पूछूं कि आज वो टेलीविजन में क्या देख रहे हैं, कहीं वो चैनल 4, चैनल 7 या चैनल 9 तो नहीं देख रहे हैं, तो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का वो कंटेंट देख रहे होते हैं। और वह ये सोचता रहता है, अपने आप से बात करता है और महसूस करता है कि मैं एक एरिज़ोना के डेजर्ट में आ गया हूं। एक विंडी कोल्ड डेजर्ट है एरिज़ोना, और महसूस करता है कि मैं एक एरिज़ोना के डेजर्ट में खड़ा हूं जहां दूर तक हजारों मील तक सिर्फ और सिर्फ शांति है, खालीपन है। और ऐसा ही उसे यहां महसूस होता है। इतने घरों के बावजूद उसे अपने आप को एक लोनलीनेस सा महसूस होता है। और सड़कें जो होती हैं वही उसकी एक अकेली कंपनी होती है। सड़कें उसे लगती है जैसे मानो कि एक स्ट्रीट है, एक रिवर बेड है जो ड्राई हो चुका है। ऐसा लगता है कि यही मेरी बस साथी है। वो कुछ मन में विचार करता है, चलता रहता है और हंसता है भी, और कभी कभी बीच में रुक जाता है, कुछ सोचता रहता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वो यही सोचता है कि मुझे 10 साल हो गए इस तरीके से वॉक करते हुए, आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला रात को। उसे आश्चर्य होता है और अब अचानक उसका पैर किसी से टकराता है, वो थोड़ा स्टंबल करता है, तो ध्यान से देखता है तो एक ग्रास और एक कह सकते हैं फ्लावर का कुछ हिस्सा साइड वॉक में ओवरग्रोन हो चुका है। एक सीमेंटेड पोर्शन है, इसकी वजह से वो आज स्टंबल करता है। फिर वो एक इंटरसेक्शन में पहुंचता है, मतलब एक चौराहे के पास पहुंचता है जहां दिन के समय तो गाड़ियों का ज़ूम लगा होता है, हर गाड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है और गैस स्टेशन खुले हुए हैं, गाड़ियों के एग्जॉस्ट से धुआं निकल रहा है। वो कल्पना करता है कि बाप रे, दिन में तो यहां खूब शोर होता है और गाड़ियां भरी रहती हैं इसी सड़क पर। अब रात को क्या है, शांति, एक भी गाड़ी नहीं है और एक भी व्यक्ति नहीं है। वह कल्पना करता है कि ये तो एक स्ट्रीम है, एक नदी है जो सूख गई है। रात के समय वो ड्राई स्ट्रीम्स की तरह नजर आते हैं हाईवेज। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, अब उसे घर लौटने का समय आ जाता है। वो घर की तरफ बढ़ चुका होता है, कुछ वॉक कर करके वो घर के नजदीकी होता है, एक ब्लॉक अवे होता है अपने घर से। तब अचानक
एक कार आती है जिसकी तेज रोशनी, जिसकी फ्लैश लाइट इसके ऊपर पड़ती है और अंदर से आवाज आती है, एक मेटेलिक आवाज आती है। आवाज कहती है इसे, लिनॉर्ड मीड को स्टैंड स्टिल, रुक जाओ। लिनॉर्ड मीड रुक जाता है। आवाज फिर से आती है, हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर दो। लिनॉर्ड अभी पूछना चाहता है कि क्यों, उसे आश्चर्य होता है कि क्यों। तब तक आवाज आती है, हैंड्स अप करो अदरवाइज वी विल शूट। वह हाथ ऊपर कर लेता है क्योंकि वह पुलिस कार होती है। और बात यहां पे खत्म नहीं होती है। अब यह कार उसकी तरफ रोशनी करके उसे कहती है, उसे क्वेश्चन पूछना शुरू करती है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। लिनॉर्ड अपना नाम बताता है और उसे अब आश्चर्य होता है कि अरे इस 30 मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर में एक पुलिस कार है और वो भी मेरे ही पीछे पड़ी है। मतलब मैं अकेला हूं और मेरे पीछे पुलिस कार आ गई है। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर था वो इलेक्शन ईयर था, तब 3 पुलिस कार हुआ करती थी और क्राइम रेट इतने कम हो गए हैं कि अब पुलिस गाड़ियों की जरूरत ही नहीं है। एक सिंगल पुलिस कार, और वो भी आज लिनॉर्ड मीड के पास है। यह तेज रोशनी उसको चुभ रही होती है और आवाज पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लिनॉर्ड अपना नाम बताता है, लिनॉर्ड का एड्रेस पूछता है, लिनॉर्ड अपना एड्रेस बताता है और लिनॉर्ड से पूछता है तुम करते क्या हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। लिनॉर्ड मीड बताता है कि वह एक राइटर है और कार की जो वॉइस होती है मानने से मना कर देती है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। और मीड भी खुद ये जानता है कि हाँ काफी समय हो गया उसे किताबें लिखे, मैगजीन लिखे, क्योंकि अब मैगजीन मार्केट में बिकती नहीं है। हाँ क्योंकि लोग दिन भर अपनी टीवी स्क्रीन से दूर रहते हैं, अपने घरों में कैद रहते हैं, जैसे कि डेड बॉडी स्पून के अंदर रहती है, ऐसे ही लोग घर में रहते हैं। और मीड से पूछती है वो वॉइस कि तुम बाहर क्यों निकले हो, तो बोलता है वॉक करने। तो ये आवाज आश्चर्य भी करती है और शक भी करती है कि वॉक करने, तो पूछती है वॉक करने क्यों। वॉइस लिनॉर्ड मीड से क्वेश्चन करती है, वॉकिंग हियर एंड फॉर व्हाट, भाई क्यों वॉक कर रहे हो। लिनॉर्ड मीड एकदम नॉर्मल रहता है, बोलता है भाई मैं वॉक कर रहा हूं क्योंकि वॉकिंग फॉर हियर एंड वॉकिंग टू सी। आश्चर्य हो जाता है उस वॉइस को कि तुम वॉक कर रहे हो। वो कई बार इसको रिपीट करती है, वॉकिंग वॉकिंग। तो सरप्राइज होती है वो वॉइस, वो फिर इंक्वायर करती है क्या तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं है, तुम्हारे घर में हवा नहीं है क्या जो तुम हवा के लिए बाहर वॉक कर रहे हो। तो बोलता नहीं भाई मेरे घर में तो एयर कंडीशनर है। तब आवाज पूछती है क्या तुम्हारे घर में टेलीविजन है, ये कहता है नहीं मेरे घर में टीवी नहीं है। फिर वो आवाज पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, बोलता है नहीं मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। इस पर आवाज उसे कहती है कि जितना पूछे उतना जवाब दो। लिनॉर्ड मीड को वो डांट देती है। लिनॉर्ड मीड अब सोचता है कि अरे मैंने क्या गलत बताया। और तब तक वॉइस जो कार के अंदर से आ रही होती है उसे ऑर्डर देती है कि कार का दरवाजा खुल गया है, अंदर आ जाओ, तुमको अंदर बैठना है। लिनॉर्ड मीड आश्चर्य बोलता है अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया। वो प्रोटेस्ट करना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती है। वह कार के नजदीक आता है, कार के अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैसा कि उसने सोचा था, कार में कोई नहीं होगा, ना आगे ना पीछे, कार पूरी खाली होती है। वह कार में बैठता है और कार की मेटेलिक आवाज उसे कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हारे लिए एलबी बन जाती, अर्थात तुम्हारे लिए गवाह बन जाती कि ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जा सके। एलबी मतलब होता है प्रूफ देना कि क्राइम के समय तुम इस जगह मौजूद नहीं थे, होता है ना। तो तुम्हारी वाइफ भी तो नहीं है। और वह कार के अंदर जब बैठता है तो उसे महसूस होता है ये कार नहीं है बल्कि चलता फिरता जेल है, एक लिटिल सेल है, एक लिटिल ब्लैक जेल है। और कार के अंदर से जो आवाज आ रही होती है उस आवाज से वो पूछता है कि मुझे कहां ले जा रहे हो। तो कार कुछ प्रिंटेड करके, कुछ प्रिंटेड कार्ड में प्रिंट करते हुए लिखती है और लिख के क्या देती है कि तुम्हें हम ले जा रहे हैं साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज, अर्थात एक तरह से पागल खाने ले जा रहे हैं या चेक कराने कि तुम लोगों से अलग क्यों हो। रिग्रेसिव मतलब होता है जो चलते हुए जमाने से अलग सोचता है, करंट टेंडेंसीज से पीछे की तरफ सोचता है, जो पुरानी मान्यताओं को फॉलो करता है, ऐसे लोगों को कहते हैं रिग्रेसिव। तो इसके लिए तुम्हारे इलाज के लिए हम तुमको ले जा रहे हैं। और कार चल पड़ती है क्योंकि ये पुलिस कार है और ये सड़क से होती हुई जाती है। पूरी सड़क में, सिटी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ एक घर जिसमें खूब रोशनी होती है, जगमग होती है। लिनॉर्ड मीड दिखाता है पुलिस कार को कि यही मेरा घर है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तो इस कहते हैं ना इस डार्कनेस में एक ही ब्राइट स्पॉट था, वो था लिनॉर्ड मीड का घर। और यह कार चुपचाप आगे बढ़ती रहती है, सड़कों को चीरते हुए, साइलेंस को चीरते हुए, और फिर वापस शहर में शांति। पंजाबी में सत श्री अकाल, इंग्लिश में हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, हिंदी में नमस्कार, बंगाली में नमस्कार। आज सर इतनी भाषाओं में, इतनी लैंग्वेजेस में आज हमें वेलकम क्यों कर रहे हैं। आज का चैप्टर भी इसी पर है। जो अपनी भाषा से प्यार करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा सब उन्नति के मूल, निज भाषा बिन मिटे न ये कसूल। तो वी शुड नॉट टेक अवर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड। हमें हमारी जो भी भाषा बोली जाती है हमारे घर में, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारे रिलेटिव्स द्वारा, हमें उसको गर्व के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारी गुलामी की चाबी है। आइए एक छोटी सी कहानी, दी लास्ट लेसन आपको बताऊंगा, आपको टच कर जाएगी कहानी और आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी भाषा आप बोलते हैं, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको अपनी भाषा पे गर्व होने लगेगा। तो आइए देखते हैं दी लास्ट लेसन। फ्रेंड्स, एक छोटा लड़का है जिस पर पूरी कहानी है। आज उसे स्कूल जाने में लेट हो गई है और वह स्कूल जाने से पहले सोचता है आज न जाऊं। आज उसे स्कूल जाने में लेट हो गई है और उसे अपने टीचर एम हैमिल का डर होता है, क्योंकि उसने उनको पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने के लिए दिया था और पार्टिसिपल्स का इसे तो पी भी नहीं आता है। तो अब वो सोचता है कि काश आज मैं स्कूल ना जाऊं, क्योंकि बाहर जो है बहुत घूमने और मस्ती करने के मौके हैं। पूरा दिन वो चाहे तो घर के बाहर बिता सकता है, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, चिड़िया भी चहचहा रही है और 100 मील के पीछे फील्ड में रशियन सैनिक जो है वो मार्च पास कर रहे हैं। तो ये सब उसको बहुत एंचेंटिंग लगता है, बट वो हिम्मत करता है और तय करता है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा। और स्कूल जाने के रास्ते में जब वो दौड़ता हुआ जा रहा होता है तो देखता है बहुत सारी भीड़ है जो बुलेटिन बोर्ड के आगे लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ बुरी खबर, कुछ ना कुछ बैड न्यूज दे रहा होता है। कभी बैड न्यूज होती है कि बैटल उन्होंने लॉस कर दिया है। कहानी एल्सेस की है, जो कि एक शहर है, एल्सेस लोरेन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जिसको जर्मनी ने जीत लिया है। हाँ, प्रशिया वो देश है जिससे पहले जर्मनी जिसका पार्ट हुआ करता था, अब ये प्रशिया के अंडर में चला गया है और इसलिए आज यहाँ पर प्रशियन सैनिक क्या कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। तो ये बुलेटिन बोर्ड 2 सालों से बुरी खबर दे रहा है, कभी बैटल के हारने की खबर, तो कभी कुछ कमांडेंट के ऑर्डर्स आते रहते हैं। और आज यहाँ पर बहुत भीड़ है। एक ब्लैकस्मिथ अपने अप्रेंटिस के साथ, अर्थात अपनी ट्रेनिंग के साथ मौजूद है, जिसका नाम है वॉचर। ये फ्रेंड्स को देख के समझ जाता है कि ये स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है। उसे कहता है घबराओ मत, आज तुम्हें लेट नहीं होगी। फ्रेंड्स सोचता है कि ये ब्लैकस्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है,
और फिर भी वह दौड़ता हुआ स्कूल जाता है और उसे स्कूल पहुंचने पर महसूस होता है कि चारों तरफ शांति है। वह खिड़की से झांकता है और देखता है कि उसके टीचर एम हैमल एक आयरन रूलर अपने आर्म के नीचे दबाए वॉक कर रहे हैं। पूरी क्लास में शांति है और वह चुपचाप क्लास के अंदर एंटर कर जाता अगर क्लास में बहुत शोर हो रही होती है। नॉर्मली जब स्कूल चल रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, एक साथ यूनिसन में पोएम्स रिसाइट करते हैं, लेसन्स रिसाइट करते हैं, डेस्क की ओपनिंग क्लोजिंग की आवाजें आती रहती हैं। बट आज तो एकदम साइलेंस है। ऐसा लग रहा है कि मानो आज संडे है। फ्रेंड्स डरा हुआ है और चुपचाप शर्माते हुए क्लास में अपनी सीट पर चला जाता है। टीचर आज एम हैमल आज एक अलग यूनिफॉर्म में है, एक अलग ड्रेस में है। उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है, उसने एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और सर पे उसके पास एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। यूजुअली ये ड्रेस ये या तो प्राइज डे में पहनते हैं या तो जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन चल रहा होता है। पर और क्या आश्चर्य की चीज थी आज क्लास में? आश्चर्य की चीज थी कि क्लास आज पीछे की बेंच खाली नहीं थी। पीछे की बेंच में गांव के बहुत सारे लोग आए हुए थे, जैसे फॉर्मर मेयर आया था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए थे और ओल्ड हाउसर आए थे। इस तरह से कई सारे गांव के लोग जो कि अब बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, वो सब आए थे। हाँ, आगे पता चलेगा क्यों आए थे। ओल्ड हाउसर अपने साथ एक प्राइमर भी ले आए थे। प्राइमर मतलब होता है वो बुक जो इंट्रोडक्टरी बुक्स होती है, जो बेसिकली स्टार्टिंग की बुक्स होती है जिसमें बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसी बुक उसे कहते हैं प्राइमर। और एम हैमल आज बताते हैं कि आज लास्ट लेसन है और जर्मन लोगों ने ऑर्डर दे दिया है कि अब यहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी क्योंकि ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है। क्योंकि फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी ने, जिसको हम प्रशिया कह रहे हैं, हाँ प्रशिया एक बड़ी कंट्री है जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया भी आती है और इसने अब जीत लिया है फ्रांस से इस शहर एल्सेस लोरेन को। इसीलिए वो जर्मन भाषा चाहते हैं यहां पे पढ़ाई जाए। अब यह जर्मन टेरिटरी हो चुका है तो अब उसके पास नए मास्टर आने वाले हैं जो उनको जर्मन पढ़ाएंगे। आज फ्रेंच लेसन आखिरी है। फ्रेंड्स को बहुत दुख महसूस होता है जब उसे यह पता चलता है कि वह अब इसके बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा। एम हैमल का डर, एम हैमल की मार का डर, उसकी क्रैंकीनेस का डर आज उसके मन से चला जाता है जब उसे यह लगता है कि ये टीचर एम हैमल आज हमसे दूर हो जाएगा, आज के बाद हम इनसे नहीं पढ़ पाएंगे। और उसे थोड़ा दुख भी महसूस होता है कि 40 साल से जिस व्यक्ति ने यहां सर्विस किया और गांव के सारे लोग जो आज बैठे हैं इसी सर्विस के रिगार्ड के लिए बैठे हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द एम हैमल बैठे हैं, वो सारे लोग अपने देश और अपनी भाषा से प्यार करते हैं, इसीलिए आज रिस्पेक्ट देने एम हैमल को क्योंकि उनका आज आखिरी लेसन है, इसलिए वो वहां बैठे हैं। एम हैमल स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं फ्रेंड्स से, यस फ्रेंड्स तुम अब रिसाइट करो। फ्रेंड्स तो पढ़ने में वैसे ही डर था, वो पहला वर्ड बोलते कांपने लगता है और डर के मारे अपना टेबल पकड़ लेता है, अपना डेस्क पकड़ लेता है और नीचे कर लेता है सर। और उसे लगता है कि अब उसे खूब डांट पड़ने वाली है एम हैमल की, उसके टीचर की। बट आज का दिन ऐसा नहीं है। आज एम हैमल एकदम नए नेचर में है। वह कहते हैं कि ये सब दोष हमारे टालने का है। हाँ, बच्चे टालते हैं कि अब पढ़ दूंगा तब पढ़ दूंगा और तब तक क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, जैसा कि अब हो गया। अब फ्रेंच का आज आखिरी दिन है, अब तुम कब पढ़ पाओगे फ्रेंच? तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पे वो थोड़ा दुखी होता है और एम हैमल कहता है कि गलती उनके पेरेंट्स की भी है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को फार्म्स में भेज देते हैं, वर्क हाउसेस में भेज देते हैं काम करने के लिए ताकि कुछ पैसे बच्चे कमा सके और वो अपने ऊपर भी दोष लेता है, कहता है गलती मेरी भी है। कई बार मैं भी तुम लोगों को अपने फ्लावर्स को वाटर देने का काम दे देता हूं और कभी-कभी उसे खुद भी क्या होता है, फिशिंग करने जाना होता है तो क्लासेस को क्या करता है, टाल देता है। बट आज वो बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और वो उन्हें कहता है कि इस लैंग्वेज को तुम्हें संभाल के रखना है क्योंकि ये लैंग्वेज ही तुम्हारी गुलामी की चाबी है। आप तब तक किसी गुलाम नहीं होते हैं जब तक आप उसकी भाषा को पूरी तरह से अपना लेते हैं। हाँ, मुझे इसको कहने में कोई एतराज नहीं है कि भारत आजाद तो हो गया अंग्रेजों से पर अंग्रेजी से नहीं, याद रखिएगा मेरी बात को। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर। अब उन्हें ग्रामर के लेसन पढ़ना शुरू करता है और फ्रेंड्स को सब समझ में आता है। फ्रेंड्स बोलते हैं अरे इतना आसान है, मतलब उसे ये महसूस होता है कि आज मुझे सब समझ में आ रहा है, लगता है कि आज मैं बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा हूं और या तो आज टीचर हमारे एम हैमल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर ग्रामर की बात क्या होता है, उसके बाद रिटर्न क्लासेस शुरू हो जाती है। अब राइटिंग का काम होता है। एम हैमल ने आज बच्चों के लिए, सबके लिए एक एक नोटबुक रखी हुई है। उस नोटबुक में ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड्स एल्सेस फ्रांस एल्सेस। ये नोटबुक उनको दी गई है ताकि वो उस पे लिखें। राइटिंग का क्लास है और सारे लोग चुपचाप उस नोटबुक में लिखने लगते हैं और पूरे क्लास में इतनी साइलेंस होती है, इतनी शांति होती है कि सिर्फ पेंसिल की स्क्रैचिंग की आवाज आती है जो पेपर पे स्क्रैच हो रही होती है, इतनी शांति होती है। और पिजन्स इस समय जो कूक कर रहे होते हैं, अर्थात कुकड़ कुक कर रहे होते हैं, पिजन्स जो ऊपर बैठे होते हैं रूफ पे, और वह सोच के फ्रेंड्स उनकी तरफ देख के फ्रेंड्स सोचता है कि क्या ये पिजन्स को भी ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप जर्मन भाषा में कुक करिए, जो कर रहा है फ्रेंड्स। तब तक एम हैमल वहां बैठे होते हैं, मोशनलेस क्लास के बाहर देख रहे होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ ध्यान से देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, किसी ख्यालों में खो जाते हैं क्योंकि आज वो बड़े दुखी हैं क्योंकि जो पेड़ उन्होंने, हाँ एम हैमल को 40 साल हो गए उसी जगह, उसी क्लास में, उसी प्लेस पर, और वो जो पेड़ उन्होंने बाहर लगाए थे, जो वॉलनट का पेड़ लगाया था आज वो भटका हो चुका है, जो होप वाइन के क्रीपर लगाए थे आज वो उगते रूफ तक चले गए, जो टेबल्स हैं वो पुराने थे अब और घिस गए, हाँ रब करके घिस गए, बट एम हैमल आज भी वहीं मौजूद है। तो इस तरीके से एम हैमल पुरानी यादों में खोए होते हैं। उनकी बहन ऊपर ही जिसमें रहता है, जिस स्कूल के ऊपर एम हैमल रहते हैं, उसके ऊपर उसकी सिस्टर क्या कर रही है, उनका बैग पैक कर रही है क्योंकि उन्हें कंट्री छोड़ के जाना है। हाँ, एल्सेस छोड़ के जाने का ऑर्डर आ चुका है उसे। अब राइटिंग का क्लास हो गया है और अब एम हैमल हिस्ट्री के क्लासेस में आ जाते हैं। हिस्ट्री के क्लास को ओवर करने के बाद बारी आती है बच्चों के चैंटिंग के क्लास की, मतलब रेसिटेशन का क्लास है और बच्चे अब बा बी बी बू बू, हाँ आप सोचेंगे ये क्या है, ये फोनिक्स की क्लासेस हैं जो बच्चे क्लास में कर रहे हैं और सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे हैं, साथ में जो विलेजर्स हैं वो भी कर रहे हैं। ओल्ड हाउसर ने अपनी प्राइमर को खोल लिया है, याद है प्राइमर वो इंट्रोडक्टरी बुक्स जो स्टार्टिंग में आपको लगी थी बुक्स, याद होगा आपकी नर्सरी की बुक्स, हाँ वो प्राइमर को खोल करके अपने चश्मे को चढ़ा करके वो ओल्ड हाउसर से पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय इतने इमोशनल हो गए हैं क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत कंट्रोल करके वो सिंग सैंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ चैंट कर रहे हैं जैसे बच्चे चैंट कर रहे हैं। ये देख करके फ्रेंड्स को थोड़ी हंसी भी आती है और फिर रोना भी आता है उसे, क्योंकि ये समझ नहीं पाता है फ्रेंड्स कि ये क्या हो रहा है। ये एक चीज फ्रेंड्स को अपने लास्ट लेसन की याद है और ठीक उसी समय 12 बज जाते हैं और चर्च का क्लॉक घंटी देने लगता है, जिससे पता चलता है कि अब समय आ गया है मिड डे प्रेयर का। मिड डे के प्रेयर के बाद
स्कूल में रशियन सोल्जर्स एंटर कर जाते हैं और रशियन सोल्जर्स की ड्रिल मार्च पास करती हुई जो सेना होती है वो स्कूल के नजदीक आती है, जिससे जो एन हेमल होते हैं अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो डरे और घबराए होते हैं, सहमे होते हैं और उनकी आवाज मुंह से नहीं निकल पाती है। वो सैनिकों के आते ही समझ जाते हैं कि अब यह समय अंत हो चुका है और वह खड़े होते हैं पूरे क्लास में और बोलने लगते हैं माय फ्रेंड्स एंड बोलने की कोशिश करते हैं पर उनका गला चूक रुंध जाता है। वो सोचिए, कल्पना करिए, आदमी जो 40 साल से एक ही जगह सेवा दे रहा है और 40 साल से लोगों को पढ़ा रहा है, ज्ञान बांट रहा है, आज उसे कहा जाता है कि तुम निकल यहां से। तो कल्पना करिए उसके साथ उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। एन हेमल दुखी है पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब वो दीवार की तरफ अपना फेस कर लेता है और चौक उठा करके लिखता है, बोर्ड पे लिखता है विव ला फ्रांस। वो बच्चों को बोल भी नहीं पाता है कि या वो मत आए, बल्कि वो दीवार की तरफ फेस करते हुए, हेड को बेंड करते हुए दीवार की तरफ बच्चों को इशारा करता है, इशारा करके बोलता है द स्कूल इज ओवर, क्लास इज ओवर। और आप कल्पना करिए कि आखिरी क्लास है और वो टीचर उदास है और बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा है। वो कितना उदास होगा, कितना तकलीफ में होगा। और ये यकीन, ये पूरी कहानी आपको ये याद दिलाती है कि अपनी भाषा से हमेशा प्यार करना चाहिए। आपको अपनी भाषा को ग्रांटेड नहीं लेना है और जब भी जहां भी मौका मिले अपनी भाषा में बात करिए, गर्व महसूस करिए। और तुम लोगों से, यस, मैं तुम लोगों से चाहता हूं मेरे सुपरस्टार्स कि अपनी भाषा में मुझे जय हिंद, वेलकम, स्वागत, केम शो और या तो जो भी लिखना चाहते हैं एक ग्रीटिंग भरा मैसेज मुझे लिख सकते हैं। वो आपकी भाषा होगी और मुझे बहुत खुशी होगी आपकी अपनी नेचुरल लैंग्वेज में आप लिखें। सो वेटिंग फॉर योर लवली मैसेजेस इन योर ओन लैंग्वेज। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।